आज का दिन भी बड़ा खास है, बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा पावन है। तो शुभ दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो यही सबसे बड़ा दिन है, तो इसको ही और बड़ा करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सप्रेस। इसको लेके ये जो बैच था एक्सप्रेस वाला, ये बैच बड़ा खास था, क्योंकि पहले भी हमने संस्कृत एक्सप्रेस चलाई थी और इस बार भी एक्सप्रेस चला रहा था। तो इस बार मैं थोड़ा सा नर्वस था और आज भी मैं नर्वस हूँ, आज भी थोड़ा सा मैं घबराया हुआ हूँ, हल्का सा नर्वस हूँ। नर्वस इसलिए हूँ कि मैंने इस बार थोड़ा लंबा प्लान जो है ना वो लंबा कर लिया। इस बार थोड़ा सा मैंने अपने आप से बढ़कर अपनी लिमिट को तोड़ा है मैंने। तो इस बार आप जो देखेंगे थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि प्लान में काफी चीजें मैंने लिमिट को क्रॉस किया है। नंबर एक बात, ये जो प्लान बनाया ये कंटिन्यूअसली बनाया है, कंटिन्यूअसली बिना किसी छुट्टी के। एक भी मैंने बीच में छुट्टी नहीं डाली, एक भी नहीं डाली। और मैंने अपने आप से सवाल भी पूछा कि यार क्या सही कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहा, एक भी छुट्टी नहीं डाल रहा। क्योंकि ये जो टाइम है, इस टाइम में मेरी शादी की सालगिरह भी आएगी, मेरा खुद का जन्मदिन भी आएगा, मेरे बच्चों का जन्मदिन भी आएगा, शायद रक्षाबंधन भी आएगी। तो बहुत कुछ है, बहुत सारे त्योहार है जो उसके बीच में आएंगे। खास कुछ पर्सनल भी आएंगे, कुछ वैसे भी त्योहार आएंगे। तो 15 अगस्त भी आएगा और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। क्या आप लगातार क्लास लेंगे, लगातार, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो? फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अगर मैंने लगातार क्लास नहीं ली तो मेरा बच्चा भी लगातार क्यों पढ़ेगा, जो मेरा स्टूडेंट है वो लगातार कैसे पढ़ेगा। तो जरूरी है कि मैं लगातार क्लास लूंगा, तो जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसको लगातार पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम दोनों लगातार पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो फिर मैंने कहा चलो देखी जाएगी, जो है सो है, लगातार ही लेंगे, लगातार ही पढ़ेंगे, लगातार ही टेस्ट होंगे। पूरा एक छुट्टी नहीं है, बीच में एक दिन भी गैप नहीं है कि आप प्लान कर सको, कुछ और कर सको, कोई प्लान नहीं। संस्कृत एक्सप्रेस में एक सिंगल क्लास होती थी, इसमें 2 क्लासेस होंगी। तो ये भी एक बड़ा काम था कि डेली 2 क्लासेस लेना, उनका कंटेंट तैयार करना, उनकी टाइपिंग करवाना, उनको छांटना, उनको डालना। क्या ये कम चुनौतीपूर्ण होगा? क्योंकि आपकी जो नॉर्मल क्लासेस होती है वो तो होती रहेंगी, साथ में ये वाली क्लासेस भी। ये कुछ भारी नहीं हो जाएगा? यार भारी भी हो जाएगा। बोलो फिर क्या ये झेल पाओगे? देखी जाएगी, करेंगे, ये भी करेंगे। तो एक चीज और ऐड करें, ये मैं अपना बता रहा हूँ जहां जहां मैंने लिमिट क्रॉस की है। उसके बाद में ये तो ठीक था, उसके बाद में ये डिसाइड किया कि हर रोज एक टेस्ट कराऊंगा, उसके लिए क्वेश्चन छांटूंगा, उसके लिए क्वेश्चन डालूंगा, उसके लिए उन क्वेश्चनों को क्रॉस चेक करूंगा, ये लगातार कंटिन्यू। ये अपने आप में एक और बड़ा चैलेंज हो गया मेरे लिए, ये और ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद में एक और बड़ा बम फोड़ रहा हूँ, वो ये है कि एक बुक तैयार कर रहा हूँ, रिवीजन की बुक, ग्रेजुएशन की। क्योंकि ग्रेजुएशन की ये जो क्लासेस है ये अपने आप में बहुत कुछ आपको करवाएगी। बहुत कुछ करवाने के बाद भी जब लास्ट के 5 या 7 दिन आपके पास होंगे, तो 5 या 7 दिन आपके पास अगर एक बेहतर बुक हो, एक ऐसी बुक हो जो ग्रेजुएशन पूरे को सम्मानित करे, उसके रिजल्टों को सम्मानित करे, उसके परिणामों को सम्मानित करे, ऐसी एक बुक आपके पास होनी चाहिए जो एग्जाम के 5 या 7 दिन में कुछ धमाल कर सके। तो उस बुक पे काम कर रहा हूँ। तो कुल मिला के मैंने अपने आप के लिए बड़ा है ना खड्डा खोद लिया, इसलिए थोड़ा सा है ना नर्वस हूँ कि इतना सारा कुछ कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज और मैंने फिर लंबी, देखो फिर लंबी खींची है। एक है कि नोट्स आपको दूंगा, गजब दूंगा, वो अभी आपको पता भी चल जाएगा, स्लाइड से भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। इस बार जो चीज की है, आपको एक बेटर नोट्स, एक शानदार नोट्स जो है वो आप लोगों को मिले। ऐसे नोट्स मिले कि जिसको पढ़ने के बाद में आपकी पूरी तो थ्योरी कवर हो जाए, पूरे के पूरे उससे जुड़े हुए सारे सवाल कवर हो जाए। तो एक जबरदस्त नोट्स जो है ना वो आपको मिले, शानदार। अब यहाँ से आपको एक मेहनत का थोड़ा तो अंदाजा हो गया होगा। जितना आपको अंदाजा हो रहा है इसको दुगना कर लीजिए, क्योंकि ये सब कुछ करने में दुगना टाइम लगता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 2 घंटे में होता है, तो हाथ से करते हैं तो 4-5 घंटे भी लगते हैं। तो ये था कि सारी चीजों को छांट के कट करके एक जगह आपको पहुंचा दे, सारी चीजें, सारे महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण रिजल्ट, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण चीजें, उससे रिलेटेड सवाल, ये सारी चीजें आप तक पहुंचे और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचे। तो मामला तो थोड़ा बड़ा ही ले लिया है ना। चलो, बाकी ईमानदार मेहनत करेंगे और हम लोग इसे पार पटकेंगे। तो ये है राम कहानी। कई बार हो जाता है ना, कई बार आप जल्दबाजी में भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन ये एक्चुअली भावनाएं नहीं है, एक्चुअली एक सोचा समझा निर्णय है कि भैया कुछ भी हो यार, ये 45 दिन या 50 दिन या 60 दिन अगर हम साथ लेते हैं तो हम एक बहुत बड़ा परिणाम जनरेट कर सकते हैं, एक बहुत कमाल का रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो 50 दिन अगर हम बांध लेते हैं, 50 दिन एकदम
तटस्थ एकदम जबरदस्त कठोर मेहनत कर लेते हैं। अगर मैं कठोर मेहनत करूंगा तो आप मुझे देख के आप भी करेंगे। अगर मैं बहुत मेहनत करूंगा तो आप भी मुझे देख के कम से कम इतने मोटिवेट तो होगे कि जब ये बंदा इतना कर रहा है तो हम भी इतना कर ले। आप मेरे बराबर ही कर लेंगे तो ही बेड़ा पार हो जाएगा। तो बस यही एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना था कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप देखोगे तो खुद से एहसास हो जाएगा कि हाँ भयंकर चल रहा है। तो जब इतनी मेहनत ये कर रहा है तो इतनी मेहनत हम भी कर सकते हैं। और आप एग्जैक्टली अगर मेरे बराबर भी मेहनत कर गए इन आने वाले 50-55 दिनों में, तो हमारा रिजल्ट हर हाल में हमारा है, कोई उससे हमसे नहीं छीन सकता। बस इसी सोच को आगे बढ़ाना है। इस पूरे कोर्स की सोच यही है कि मैं इतनी मेहनत डालूं कि आप उसकी कॉपी करें और हमारा रिजल्ट अपने आप बन जाएगा, बन के ही रहेगा। क्योंकि ये एकदम चरम हो गई, मेहनत की चरम होगी। हमें कोई पार तभी कर पाएगा जो हमारी जितनी मेहनत कर पाएगा, और हम जगह ही नहीं छोड़ेंगे कि हमसे ज्यादा कोई मेहनत कर सके। क्योंकि 24 घंटे में जितने घंटे होते हैं हम उतनी मेहनत करेंगे तो जगह ही नहीं बचेगी कोई हमें पार कर जाए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज आपकी 3 क्लासेस है। वैसे ये 2 क्लासेस है, एक तो आपकी अभी चलेगी, ये वाली चल रही है। इसमें हम सीनियर वाला टॉपिक करेंगे। इसका टाइम 10:45 के आसपास का रहेगा, कभी थोड़ा 5-10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग 10:45 के आसपास इस क्लास का टाइम रहेगा। फिर एक गैप रहेगा और फिर अगली क्लास जो होगी वो शाम को 5-5:30 बजे, एक सुबह और एक शाम को 2 क्लासें रहेगी। बीच में आप टेस्ट वेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट डलेगा आपके लिए, वो आप टेस्ट दीजिए। दोपहर में देना चाहें दोपहर में दीजिए, नॉर्मली आप दोपहर में ही दें, सबसे बढ़िया टाइम है। आप उसी टाइम पे टेस्ट दीजिएगा जिस टाइम पे परीक्षा होती है, जिस टाइम पे परीक्षा होती है। अब नॉर्मली बच्चा क्या होता है, शाम को टेस्ट देता है, शाम को परीक्षा नहीं होती। आप टेस्ट किसी और टाइम पे दे रहे हैं, परीक्षा किसी और टाइम पे दे रहे हैं, तो मिसमैच हो जाएगा। आपका दिमाग शाम को चलेगा, पेपर दोपहर में हो रहा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम उसी टाइम पे टेस्ट देंगे जिस टाइम पे पेपर होता है, जिस टाइम पे पेपर होता है। अगर पेपर मॉर्निंग का है, अभी पता चल जाएगा थोड़े दिन में, पेपर अगर मॉर्निंग में होता है तो मॉर्निंग में ही टेस्ट आप लोगों को देने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा। उसी समय टेस्ट देना जिस समय आपका पेपर होने वाला है। सुबह तो सुबह दीजिए, दोपहर अब देख लीजिए, रात को तो नहीं होगा। इतना तो कंफर्म है कि पेपर रात को तो नहीं होगा, 3 बजे के बाद भी नहीं होगा। तो 2 बजे से पहले पहले या 2 बजे से पहले पहले और 9 बजे के बाद में, 9 से 2 बजे के बीच में ही नॉर्मली पेपर होता है। तो 9 से 2 के बीच में ही आप लोग सारे टेस्ट, जो भी टेस्ट दें हर दिन, ये जो 51 टेस्ट है प्लस 5 फुल लेंथ टेस्ट है, इन सारे टेस्ट को 9 बजे से 2 बजे के बीच में ही आप लोग देंगे। ना 2 बजे के बाद में देंगे और ना 9 बजे से पहले देंगे। कई बच्चे सुबह जल्दी उठ के टेस्ट दे देते हैं। सुबह जल्दी उठ के टेस्ट तो दे दोगे, परीक्षा तो नहीं दे सकते ना। तो फिर आप अपनी हैबिटें बिगाड़ रहे हो। सुबह टेस्ट दे रहे हो, परीक्षा दोपहर में देने वाले हो, तो फिर आपका दिमाग आदत बिगड़ जाता है ना, आदत बिगड़ जाती है। तो ऐसी आदतें ना डालेंगे, वही डालेंगे जो आगे जाके काम करे। तो उसी टाइम पे हम लोग टेस्ट देंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज तो आपकी एक तो क्लास ये रहने वाली है, एक इसके बाद में रियल नंबर जो ग्रेजुएशन का टॉपिक है उसकी क्लास रहने वाली है। तो 2 क्लासेस आपकी रहेंगी, प्लस थोड़ा सा गाइडेंस क्लास भी रहेगी जिसमें कोर्स कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, हमें क्या प्लान चलना है, सब चीजें रिविजन कैसे आपको दोहराना है, इन सब चीजों के ऊपर एक क्लास और शेड्यूल करेंगे। फिर ये क्लासेस रहेंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हर हर महादेव। राम मंदिर की फोटो लेके आया हूं, है ना, भगवान बेड़ा पार करे। तो आज हम मोटा मोटी मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, कल हम डिटर्मिनेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहला शुरुआत करते हैं। पहली बात, सबसे पहले टॉपिक सीनियर का है, मोटा मोटी पहले खाना पूर्ति कर लेते हैं। टॉपिक सीनियर का है, टॉपिक का लेवल आसान है, बहुत आसान है, आराम से आपके सवाल इस टॉपिक को पढ़ के बन जाते हैं। शानदार टॉपिक है। सबसे पहले अच्छा सवाल मैं इसमें करवाऊंगा, जो थ्योरी है थ्योरी से रिलेटेड सवाल मैं आपको कराऊंगा। थ्योरी से रिलेटेड जैसे बनाए गए हैं सवाल, पेपर में पूछे गए हैं, उसके आसपास के सवाल मैं थ्योरी के साथ साथ कराता रहूंगा। लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि सवालों की लिमिटेशन है, ज्यादा सवाल तो मैं नहीं करवा सकता, हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप थ्योरी भी चल रहे हैं, सवाल भी चल रहे हैं। लेकिन थ्योरी से रिलेटेड सवाल कराऊंगा ताकि थ्योरी समझ में आ जाए। लेकिन एक्स्ट्रा सवाल खूब है, भर भर के पड़े हमारे पास एक्स्ट्रा सवाल। पिछली बार की संस्कृत एक्सप्रेस पढ़िए, जाके पढ़ो, संस्कृत एक्सप्रेस पढ़िए। संस्कृत एक्सप्रेस में तकरीबन 1500 से ज्यादा सवाल पढ़े हैं, अच्छे वो पिछली बार करवाए हुए हैं। गणित तो वही है ना, मतलब ये सवाल तो सब 1 साल पुराने, गणित पुरानी नहीं होती, गणित 2300 साल पहले भी वही थी। तो संस्कृत एक्सप्रेस के 1200 से 1500 सवाल पढ़े हैं, वो पढ़िए। फॉर मोर एमसीक्यू, अगर बहुत सारे चाहिए भी होंगे हमें, संस्कृत एक्सप्रेस में जाइए, आपके कोर्स में डाला हुआ है, नहीं डला हुआ है तो अभी डल जाएगा। संस्कृत एक्सप्रेस वाले वीडियो को देखिए, उनमें सवाल ही सवाल कराए हुए हैं। प्लस
ट्रेंडिंग क्वेश्चन की क्लास करवाई हुई है, जिसमें पूरे भारत में जहां जहां भी हमारे टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सबके ट्रेंडिंग क्वेश्चन कराए हुए हैं। उसमें भी आपको 1200 सवाल मिल जाएंगे, 1200 वहां 1200 वहां, कितने हो गए 2400। उसके बाद में PYQ वाली बुक, उसमें लगभग 2000 प्लस सवाल है, 2000 प्लस यहाँ मिल जाएंगे, 1200 इसमें मिल जाएंगे, संस्कृत वाली में 1200 ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। प्लस कितने हो गए 2400, 4600। उसके बाद में डेली 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, वो जोड़ लो, 20 क्वेश्चन पर टेस्ट, वो जोड़ लो। तकरीबन 5000 सवाल ये होंगे, प्लस ये जो पढ़ाऊंगा ये वाले सवाल एक्स्ट्रा है, ये वाले अलग एक्स्ट्रा, तो 6000 सवाल हो जाएंगे। और 6000 सवाल होने का मतलब आप समझ सकते हो कि डेली के 100 सवाल, डेली के 100 सवाल। और डेली के 100 सवाल कम नहीं होते, क्योंकि 100 सवाल कौन से एक बार निकालने हैं, 2 बार निकालने हैं, 3 बार निकालने हैं। वो 6000 सवाल हो गए, 6000 सवालों को भी तो 2 बार निकालोगे, 3 बार निकालोगे, तो 2-3 बार निकालोगे तो अपने आप हो जाएगा। तो इतने सारे सवाल है, सबके सब ऑथेंटिक सवाल है, कोई भी सवाल बकवास नहीं है, क्योंकि सारे के सारे सवाल या तो PYQ है या चुनकर लाए गए सवाल हैं, तो सबके सब परफेक्ट सवाल है। और इन सवालों ने अपने आप को प्रमाणित भी किया है। पिछली बार संस्कृत एक्सप्रेस हुआ है, उसकी परीक्षा हुई है, तो इन सवालों ने प्रमाणित भी किया अपने आप को कि ये कमाल करते हैं। तो प्रमाणित चीजें हैं सारी, ये सारी PYQ है, ये तो वो सारे सवाल है जो पहले आ चुके हैं। इसका मतलब इन्होंने तो अपना जौहर दिखाया हुआ है। इन लोगों ने आसाम, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन जगह जौहर दिखाया हुआ है, इन लोगों ने पिछली बार दिखाया हुआ है। तो सारे के सारे वेल टेस्टेड सवाल है, कोई सवाल बकवास नहीं है, तो सब अच्छे सवाल है। 6000 से ज्यादा सवाल आपको मिल जाएंगे, वो करिएगा प्लस ये करिएगा, ठीक है। तो मोर MCQ के लिए, ज्यादा MCQ के लिए इनमें से आप अपना टाइम टेबल बना के एक एक दो वीडियो डेली के इनको देखते रहना। चलो बढ़ते हैं, बाजो। सबसे पहले मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स होती है अगर आपके पास कुछ अवयव हैं, 10, 15, 50, 35, जितने भी अवयव आपके पास है, उन्हें पंक्तियां और स्तंभ बना के व्यवस्थित करना। मान लीजिए आपके पास 12 अवयव है और 12 अवयव को आपने 3 पंक्ति और 4 स्तंभ में व्यवस्थित किया, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, तो ये होगी हमारी एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कुछ और नहीं है बल्कि चीजों को व्यवस्थित करना है, पंक्तियां और स्तंभ बनाकर चीजों को रखना है, पंक्तियां और स्तंभ बना के चीजों को रखना मैट्रिक्स कहलाता है। पंक्तियां और स्तंभ बनाकर चीजों को रखना मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स की कोटि का मतलब होता है कि जो आपने अवयव रखे हैं, जैसे 12 अवयव रखे हैं, इन 12 अवयव को रखने के लिए कितनी पंक्तियां बनाई? बोले 3 पंक्तियां बनाई। कितने कॉलम बनाए? बोले 4 कॉलम बनाए। तो जितनी भी पंक्तियां, जितने भी कॉलम आप बनाते हैं, ये कोटि कहलाती है। 3 गुणा 4, पंक्तियों की संख्या पहले और स्तंभों की संख्या बाद में। तो 12 अवयव को रखने के लिए आपने 3, अच्छा क्या 12 अवयव को और तरीके से नहीं रखा जा सकता? बिल्कुल, ये एक सवाल बनता है कि 12 अवयव आपके पास है, तो 12 अवयव को आप कितने तरीके से मैट्रिक्स में लिख सकते हैं? 12 अवयव को अगर आपको मैट्रिक्स में रखना हो, व्यवस्थित करना हो, तो आप कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो कई प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, एक पंक्ति और 12 स्तंभ बनाकर। नंबर 2, 12 पंक्ति 1 स्तंभ बनाकर। नंबर 3, 3 पंक्ति 4 स्तंभ बनाकर। नंबर 4, 4 पंक्ति 3 स्तंभ बनाकर। नंबर 5, 6 पंक्ति 2 स्तंभ बनाकर। नंबर 6, 2 पंक्ति 6 स्तंभ बनाकर। नंबर 7 हो गया या कुछ बचा? 6 तरीके हो गए। तो 6 तरीकों से हम 12 अवयवों को मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। इसमें से वर्गाकार मैट्रिक्स कितनी होंगी? वर्गाकार मैट्रिक्स कितनी होगी? एक भी मैट्रिक्स वर्गाकार नहीं होगी, क्योंकि वर्गाकार मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं। इसमें से वर्गाकार कितनी होगी? 0। एक भी वर्गाकार नहीं होगी, एक भी वर्गाकार नहीं होगी। टोटल 12 अवयवों को आप 6 प्रकार से मैट्रिक्स बना के रख सकते हैं। एक पंक्ति 12 स्तंभ, 12 पंक्ति 1 स्तंभ, 3 पंक्ति 4 स्तंभ, इस तरीके से 6 तरीके आपके पास टोटल है। इनमें से वर्गाकार मैट्रिक्स एक भी नहीं होगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं मैट्रिक्स की समानता। दो मैट्रिक्स की तुलना कैसे की जाती है? दो मैट्रिक्स की तुलना करने के लिए अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनकी कोटियां बराबर होनी चाहिए, मतलब जितनी पंक्ति जितनी स्तंभ पहली मैट्रिक्स में उतने ही दूसरे में होने चाहिए। मैट्रिक्सों का साइज बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ संगत अवयव बराबर होने चाहिए। संगत अवयव मतलब इसका अवयव जो इसका पहला अवयव है
वही उस मैट्रिक्स का पहला अवयव होना चाहिए, जो इसका दूसरा अवयव है वही उसका दूसरा अवयव होना चाहिए, जो इसका तीसरा है वही उसका तीसरा होना चाहिए। सब चीजें कोटियां बराबर होनी चाहिए। अगर इसकी कोटि 3 गुणा 4 है तो बी की कोटि भी 3 गुणा 4 होनी चाहिए, और संगत अवयव बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर दोनों मैट्रिक्स बराबर है, अन्यथा बराबर नहीं है। ठीक है, आ जाओ एक सवाल करते हैं। बताइए एक्स और वाई का मान कितना होगा? एक्स और वाई का मान कितना होगा अगर ये दोनों मैट्रिक्स, बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, एक्स और वाई का मान कितना होगा? हाँ, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड भी मिलेगी आपको, लाइव के साथ रिकॉर्डेड अपने आप होती जाएगी, लाइव के साथ अपने आप रिकॉर्डेड होती रहेगी। क्लास के ड्यूरेशन का कुछ नहीं पता, जितनी देर टॉपिक चलेगा, जितनी देर शरीर में जान है, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक बोर नहीं होते तब तक चलेगी। घंटा हो सकता है, सवा घंटा हो सकता है, 1.5 घंटा हो सकता है, बस लगभग इतना के आसपास ही रहता है। स्टेमिना इतना ही होता है कि सवा, आप भी इतनी देर पढ़ पाते हैं, हम भी उतनी ही देर इंटरेस्ट लेके पढ़ा पाते हैं, तो बस वहां पे रुक जाएंगे। 2x प्लस वाई तुलना करने पर बाय ऑप्शन पता कर लो, है ना, बाय ऑप्शन पता कर सकते हो। बाय ऑप्शन ये रहा, कौन है जो ऑप्शन इसे संतुष्ट कर रहा है? तो x का मान 3 और y का मान 1 संतुष्ट कर रहा है। आप चाहो तो x y का मान निकाल सकते हो, लेकिन उसमें टाइम खराब होगा। अच्छा अच्छा, ऑप्शन 1 भी संतुष्ट कर रहा है, बिल्कुल। ऑप्शन 2 भी संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब और भी हल करना पड़ेगा। बढ़िया। ऑप्शन 3 कर रहा है, नहीं। ऑप्शन सी संतुष्ट नहीं कर रहा, ऑप्शन डी संतुष्ट नहीं कर रहा, तो चलो ये तो कट गए। फिर चौथे से चौथे की तुलना करें, यहां से x का मान मिल जाएगा, 4x बराबर x प्लस 6 और 3x बराबर 6, x बराबर 2, तो x का मान 2 आएगा। तो x का मान 2 वाला ऑप्शन ये है, ये नहीं है, ये कट गया। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ वो देखो, ये एक सीख यहाँ पे हमें इस सवाल से मिली कि जल्दबाजी ना करें। अभी देखो, पहला ऑप्शन के चक्कर में पड़ जाते, पहले ऑप्शन पे टिक लगा देते, सब गड़बड़ हो जाता। जल्दबाजी से बचें। सिर्फ 1-2 सेकंड के चक्कर में एक दो सेकंड बचाने के चक्कर में पूरा सवाल हाथ से निकल जाता। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। आ जाओ, मैट्रिक्सों के प्रकार के ऊपर आ जाते हैं। मैट्रिक्स के प्रकार, नंबर 1, पंक्ति मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही पंक्ति होती है। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, पंक्तियां एक होंगी, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। पंक्ति एक, स्तंभ कितने भी, a गुणा n। पंक्ति एक, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। स्तंभ आव्यूह, जिसमें स्तंभ एक होगा, कॉलम एक होगा, पंक्तियां कितनी भी हो सकती है। कॉलम एक होगा, पंक्तियां कितनी भी हो सकती है। सिंगलटन मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स जिसमें केवल एक अवयव होता है, एक ही पंक्ति, एक ही स्तंभ, एक ही अवयव। कमाल है, एक ही पंक्ति, एक ही मैट्रिक्स, एक ही अवयव, सब कुछ एक एक होता है। एक ही पंक्ति, एक ही स्तंभ, एक ही अवयव, क्योंकि जब पंक्तियां एक है, स्तंभ एक है, तो अवयवों की संख्या भी कितनी होगी, एक, तो उसे एकल या सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं। शून्य अवयव, जिस मैट्रिक्स के सारे अवयव जीरो होते हैं, जिसके सारे अवयव जीरो होते हैं, जितने भी अवयव हैं सबके सब अगर जीरो हो तो ऐसी मैट्रिक्स को शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। बस परिभाषा यही है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं शून्य मैट्रिक्स वर्गाकार होती है या नहीं होती है? शून्य मैट्रिक्स वर्गाकार होती है या नहीं होती है? शून्य मैट्रिक्स वर्गाकार होती है या नहीं होती है? जबरदस्त क्वेश्चन हो गया। शून्य मैट्रिक्स वर्गाकार होती है या नहीं होती है? वर्गाकार मतलब पंक्तियां, स्तंभों की संख्या बराबर है। 3 पंक्तियां तो 3 स्तंभ, 4 पंक्तियां तो 4 स्तंभ। क्या शून्य मैट्रिक्स वर्गाकार होती है? अब यहाँ पे एक भेद है,
नहीं, शून्य मैट्रिक्स कुछ भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है वर्गाकार हो। शून्य मैट्रिक्स की परिभाषा ना तो वर्गाकार का नाम लेती है ना किसी और का नाम लेती है। शून्य मैट्रिक्स की परिभाषा है ऐसी मैट्रिक्स जिसके समस्त अवयव शून्य है, वो शून्य मैट्रिक्स है। वो कोई वर्गाकार की बात नहीं है, कोई आयताकार की बात नहीं है, कोई और की नहीं है, तो वो कुछ भी हो सकती है। शून्य मैट्रिक्स बस वो होते हैं सब शून्य है, वो शून्य मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो। एकल मैट्रिक्स जिसमें एक अवयव होता है, एक पंक्ति एक अवयव, ये मैट्रिक्स होगी। इसमें एक ही पंक्ति है, एक ही स्तंभ है, एक ही अवयव है। आगे बढ़ते हैं वर्ग अवयव, वर्गाकार मैट्रिक्स। वर्गाकार मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ है। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, आगे आते हैं विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। यहां इन तीनों मैट्रिक्सों में डिफरेंस करिएगा, एक बढ़िया सवाल कंफ्यूजन वाला बन सकता है। विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स जिसके केवल विकर्ण विकर्ण में अवयव होते हैं, जिसके विकर्ण विकर्ण में अवयव होते हैं। अच्छा, ये भी नहीं है इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा इससे ज्यादा छुपी हुई है, ये धोखा देता है। परिभाषा कहती है, परिभाषा सुनना, कई बार क्या होता है कि हम लोगों को सही और गलत जो है हम हमारे बना के बैठ जाते हैं, खुद के सही और गलत बना के बैठ जाते हैं। विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा एनसीईआरटी कहती है कि विकर्ण मैट्रिक्स वो होती है जिसमें विकर्ण के अलावा सब जीरो होते हैं। विकर्ण के अलावा सब जीरो है, यानी विकर्ण के अवयव कुछ भी हो सकते हैं। विकर्ण के अवयव के लिए कुछ नहीं कहा गया, बस विकर्ण के नीचे और ऊपर जीरो होने चाहिए। हर मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के नीचे और ऊपर अगर अवयव जीरो है, कोई वर्गाकार मैट्रिक्स है, उसके विकर्ण में क्या अवयव है ये नहीं पता, कुछ भी रख लो सब चलेंगे, लेकिन विकर्ण के ऊपर वाले सब जीरो होने चाहिए, विकर्ण के नीचे वाले सब जीरो होने चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स को विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। कई लोगों को लगता है कि विकर्ण में अवयव होना, विकर्ण में नॉन जीरो अवयव होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं। विकर्ण में अगर जीरो जीरो भी है तो भी विकर्ण मैट्रिक्स है, क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा ये कहती है कि विकर्ण से ऊपर और नीचे ये सब जीरो होने चाहिए। विकर्ण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तो जीरो जीरो भी, हाँ जीरो भी चल सकता है, अभी थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन जीरो जीरो भी, विकर्ण में कुछ भी हो सकता है, विकर्ण के लिए कोई मना नहीं करता। समझ गए? तो ये याद रखिएगा, विकर्ण में कुछ भी हो सकता है, विकर्ण के ऊपर वाले सब जीरो होने चाहिए, विकर्ण के नीचे वाले सब जीरो होने चाहिए, बस इतना होना चाहिए। उसके बाद में इस मैट्रिक्स का नाम विकर्ण मैट्रिक्स होगा। आपकी पसंद से यहां पे कुछ भी डाल लेना, इनके अवयवों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन अवयवों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अवयव चाहे कुछ भी हो, इनका फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 1 2 3 4 5 7 8 7 3 0 0 कुछ भी डाल लो, ये हर बार विकर्ण मैट्रिक्स ही कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं इकाई मैट्रिक्स या तत्समक मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स में फिक्स है कि नीचे 1, अब विकर्ण में 1 1 1 होना चाहिए और उसके अलावा सब जीरो होने चाहिए। इसका मतलब हर इकाई मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स भी है, क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स की शर्त भी पूरी कर रहे हैं ना। हर इकाई मैट्रिक्स विकर्ण मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स में विकर्ण के ऊपर नीचे के जीरो है, तो ये विकर्ण मैट्रिक्स भी है, ये विकर्ण भी है। अच्छा, अदिश मैट्रिक्स क्या कहती है? इसी में मैदान में उतरती है अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स की बात यह है, अब ध्यान से सुनना, अदिश मैट्रिक्स कहती है कि विकर्ण में जो भी अवयव है, अवयव चाहे कुछ भी लो, कोई मना नहीं है, लेकिन जो भी लो सेम होना चाहिए, जो भी लो वो सेम होना चाहिए। बस विकर्ण के ऊपर वाले जीरो होने चाहिए, विकर्ण के नीचे वाले जीरो होने चाहिए, विकर्ण वाले सेम होने चाहिए, बस सेम हो, सेम टू सेम हो, अलग अलग ना हो। जो पहला हो वही दूसरा हो, वही तीसरा हो, जो पहला है वही दूसरा है, वही तीसरा है। अब तीनों की परिभाषाओं को साथ में लेके देखो। डायगोनल बस कहता है कि भैया ऊपर नीचे वाले जीरो कर दो, विकर्ण में कुछ भी रखो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो पसंद हो वो रखो। इस मैट्रिक्स का नाम विकर्ण मैट्रिक्स ही होगा। विकर्ण के ऊपर नीचे वाले जीरो है, विकर्ण मैट्रिक्स होगी। अब विकर्ण में क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, यह है विकर्ण मैट्रिक्स।
अदिश मैट्रिक्स भी ऐसा ही कहती है कि ऊपर नीचे सब जीरो होंगे, बस विकर्ण में जो तुम्हारा मन आए वो रखो, लेकिन बराबर रखना, जो भी रखो बराबर रखना। ये एक शर्त और ऐड करती है, ये एक शर्त और ऐड करती है कि विकर्ण में बराबर होने चाहिए, अलग अलग नहीं चल सकते। जो भी रखो, जैसे यहां अब ये तो मना करते हैं, तो कहते हैं कुछ भी रखो, ये तो कह रहा है कुछ भी रखो भाई, तुम्हारा मर्जी है, जो पसंद आए वो रखो। ये कहता है रखो तो तुम्हारी मर्जी का ही, लेकिन तीनों में सेम रखना। ये कह रहा है कि तीनों में सेम ही रखो, लेकिन वन रखो, सेम भी वन ही रखो। ये तीनों के बीच का डिफरेंस होता है, ये तीनों के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, क्लियर है बात? ये खास 3 मैट्रिक्स होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है मैट्रिक्स का ट्रेस, आव्यूह का ट्रेस। हाँ, अदिश मैट्रिक्स हो कोई, अदिश मैट्रिक्स हो प्लस उसका हर अवयव 1 हो तो इकाई मैट्रिक्स बन जाता है। अदिश मैट्रिक्स में हर अवयव, अदिश मैट्रिक्स में अगर अवयव 1 हो गया तो वो तीनों बराबर आएंगे, तो 1 1 1 हो जाएगा, तो वो इकाई मैट्रिक्स बन जाती है। अदिश मैट्रिक्स में एक ही जगह 1 लेने के बाद वो इकाई मैट्रिक्स में तब्दील हो जाती है। अब आ जाओ ट्रेस। ट्रेस क्या होता है? आव्यूह का ट्रेस, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रेस। कोई अगर आपके पास एक वर्गाकार मैट्रिक्स है, एक ध्यान से सुनना, एक वर्गाकार मैट्रिक्स का जो मुख्य विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, ये होता है मुख्य विकर्ण। प्रिंसिपल डायगोनल। अच्छा, क्या पहचान है इसके? नंबरों की पहचान है, दोनों नंबर सेम होते हैं, दोनों नंबर सेम होते हैं, दोनों आई और जे सेम होते हैं। अगर विकर्ण को देखोगे तो उसके नंबर सेम है, A11 A22 A33, A11 A22 A33। अगर और भी होता, आगे भी होती, A11 A22 A33 A44, ये मुख्य विकर्ण, इसे मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो ये जो मुख्य विकर्ण के अवयव है, इनका जो जोड़ आता है उसी का नाम ट्रेस है, उसी का नाम ट्रेस है, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए, विकर्ण के अवयवों का जोड़, जो विकर्ण के अवयव है उनको जोड़ दीजिए, जो आएगा वो ट्रेस कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपकी ये मैट्रिक्स है 2 5 7 3 1 8 8 7 5, तो ट्रेस क्या है? ये ट्रेस हुआ। इन तीनों का जोड़ जो होगा वो ट्रेस होगा। दो प्लस 1 प्लस 5 ये 8, ये ट्रेस होता है। अब इसके गुणधर्म देखिए। नंबर 1, पहला गुणधर्म ये कहता है कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स को 5 से गुणा कर दिया और पहले 5 से गुणा किया फिर ट्रेस निकाला, या पहले ट्रेस निकाल लिया फिर 5 से गुणा कर लिया, बराबर बात है, बराबर बात होगी। अगर आपने किसी मैट्रिक्स को पहले किसी नंबर से गुणा किया, ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से गुणा किया, पहले गुणा किया फिर ट्रेस निकाला, या पहले ट्रेस निकाला फिर गुणा किया, बराबर बात। आप ये कर सकते हैं, ट्रेस निकाल कर गुणा करिए, चाहे गुणा करके ट्रेस निकालिए, दोनों बात एक है। मान लीजिए पहले आपने मैट्रिक्स को 5 से गुणा कर लिया और फिर ट्रेस निकाला, या फिर पहले ट्रेस निकाल लिया फिर 5 से गुणा कर दिया। जैसा भी ये है मैट्रिक्स है, इसको मैं 5 से गुणा कर दूं पहले और फिर ट्रेस निकालूं, या फिर पहले ट्रेस निकाल लिया फिर 5 से गुणा कर दिया, एक ही बात है, काम करेगा। सेम यही बात अगर आपने दो मैट्रिक्सों को पहले घटाया या जोड़ा और या फिर ट्रेस निकाला, पहले मैट्रिक्सों को जोड़ लिया या पहले मैट्रिक्सों को घटा लिया। ध्यान से सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये। अगर आपने दो मैट्रिक्सों को पहले जोड़ लिया या घटा लिया
और उसके बाद ट्रेस निकाला, आपने भूल गए और आपने ट्रेस बाद में निकाला, पहले जोड़ लिया या घटा लिया उसके बाद ट्रेस निकाला, या फिर पहले ट्रेस निकाल लिया फिर जोड़ा और घटाया, दोनों केस में रिजल्ट बराबर आएगा। जोड़ प्लस और माइनस के केस में आप जोड़ घटा करके ट्रेस निकाल सकते हैं या ट्रेस निकाल के जोड़ घटा सकते हैं। मतलब ये नियम दोनों साइड से सेम काम करेगा कि भैया पहले मैं मैट्रिक्सों को जोड़ना चाहता हूं जोड़ लो, घटाना चाहता हूं घटा लो, फिर ट्रेस निकालना चाहता हूं फिर निकाल लो, या फिर पहले ट्रेस निकाल लो फिर जोड़ लो घटा लो, बराबर काम करेगा। लेकिन ये गुणा में काम नहीं करेगा, गुणा में काम नहीं करेगा। अगर आप सोचो कि पहले गुणा कर लूं फिर ट्रेस निकाल लूं या पहले ट्रेस निकाल के फिर गुणा कर लूं, सेम नहीं है। जोड़ के लिए सेम है, गुणा के लिए सेम है, जोड़ के लिए सेम है, अंतर के लिए सेम है, और अधिक संख्या से गुणा कर रहे हो, अधिक संख्या मतलब 5, 15, 13, उसके लिए भी सच है। लेकिन सच किसके लिए नहीं है? इसके लिए सच नहीं है कि अगर आप सोचो कि मैं दो मैट्रिक्सों की पहले गुणा कर लूं और फिर ट्रेस निकाल लूं, या फिर पहले ट्रेस निकाल लूं फिर गुणा कर लूं, गुणा बाद में कर लूं, गुणा के लिए यह बात सच नहीं है, गुणा के लिए यह बात सच नहीं है, गुणा के लिए यह बात सच नहीं है, गुणा के लिए यह बात सच नहीं है। ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, कि भैया मैं पहले गुणा कर लूं मैट्रिक्सों की फिर ट्रेस, क्योंकि जोड़ में भी तो यही कह रहा है कि पहले जोड़ लूं फिर घटा लूं, या जोड़ लूं घटा लूं फिर ट्रेस निकाल लूं, या पहले ट्रेस निकाल लूं फिर जोड़ लूं घटा लूं। हम कह रहे हैं ठीक है कर ले कोई बात नहीं, वहां छूट दे रहे हैं ना, वहां आगे पीछे की छूट दे रहे हैं कि पहले ये कर लो फिर ट्रेस निकाल लेना है, पहले ट्रेस निकाल लो फिर जोड़ लो घटा लो, है ना। लेकिन गुणा में ये छूट नहीं है, गुणा में ऐसा नहीं कि पहले गुणा कर लूं फिर ट्रेस निकाल लूं या पहले ट्रेस निकाल के फिर गुणा कर लूं, नहीं, ये बराबर नहीं है, मना। लेकिन एक सुंदर रिजल्ट और है इसके अंदर, नॉर्मल मैट्रिक्सों की गुणा क्रम विन में नहीं होती, ए गुणा बी बराबर नहीं आता बी गुणा ए, लेकिन ट्रेस के मामले में बराबर आता है। ये कमाल का रिजल्ट है जो आपको समझाता है कि ट्रेस में तो ये बात सच है, ट्रेस में ये बात सच है, दो मैट्रिक्सों की गुणा, अगर हम दो मैट्रिक्सों की गुणा संभव है और ए गुणा बी और बी गुणा ए संभव है, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि ए गुणा बी बराबर नहीं आता बी गुणा ए, नहीं आता ना मैट्रिक्सों में, मैट्रिक्सों में ए गुणा बी बराबर नहीं आता बी गुणा ए, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेस बराबर आती है, उसके बावजूद भी ट्रेस बराबर आती है, ट्रेस बराबर आएगी। ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए मत आए, नहीं आए, मोस्टली नहीं आता है, लेकिन फिर भी ट्रेस बराबर आती है। आप ट्रेस निकालेंगे ट्रेस बराबर आएंगे। अगर ए गुणा बी किया या बी गुणा ए किया तो मैट्रिक्स से अलग अलग आएंगी, दोनों ही केस में अलग अलग आएंगी, लेकिन ट्रेस फिर भी दोनों की सेम आएगी, ट्रेस नहीं बदलती है, ठीक है। तो यही तो खास बात है, ये ट्रेस में एक नया खासपन आ गया कि भैया दो मैट्रिक्स है जो आपस में बराबर ही नहीं आ रही, ए गुणा बी बराबर नहीं आ रहा बी गुणा ए, जो बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेस बराबर आ रही है, अच्छी बात। आगे नंबर 4 रिजल्ट, अगर ए मैट्रिक्स की ट्रेस निकालो या उसके ट्रांसपोज की ट्रेस निकालो बराबर आएगी, ट्रांसपोज करने से ट्रेस चेंज नहीं होती। अगर आपने उसका ट्रांसपोज कर दिया मतलब पंक्ति को स्तंभ बना दिया या स्तंभ को पंक्ति बना दिया, तो भी आपका जो ट्रेस है वो वही रहेगा, ट्रेस नहीं बदलता, ट्रांसपोज करने से ट्रेस नहीं बदलता। आगे इकाई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एन आता है, इकाई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एन आता है, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स में सब 1 1 होते हैं, तो अगर 3/3 की है तो ट्रेस कितना आएगा 1 + 1 + 1 3, 4/4 के तो कितना आएगा 4, 2/2 के तो कितना आएगा 2, तो इकाई मैट्रिक्स का ट्रेस एन आएगा। जीरो मैट्रिक्स का ट्रेस हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स में सब जीरो होते हैं तो उनका जोड़ भी जीरो ही आएगा, तो जीरो मैट्रिक्स का ट्रेस हमेशा जीरो आएगा। तो इसमें जो काम की बात है एक तो ये है, ये याद रखना, और एक ये 3 बातें याद रखना कि जोड़ करके या घटा के भी ट्रेस निकाला जा सकता है, किसी नंबर से गुणा करके निकालो ट्रेस या बाद में गुणा करो, बराबर बात है, काम करता है। लेकिन गुणा में, दो मैट्रिक्सों की गुणा में ट्रेस आगे पीछे काम नहीं करता कि बाद में निकाल लूंगा पहले निकाल लूंगा अभी टाइम नहीं है, अभी निकाल लिया तो निकाल लिया, नहीं निकाला तो बाद में कोई फायदा नहीं है, बराबर नहीं आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे ट्रेस के आगे। अगला हमारा है मैट्रिक्सों का जोड़ और मैट्रिक्सों का गुणा, बड़ा महत्वपूर्ण। दो मैट्रिक्सों को जोड़ने से पहले या घटाने से पहले हमें उनका ऑर्डर देखना होता है। अगर दो मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम नहीं है तो दो मैट्रिक्स से नहीं जुड़ सकती, ये आवश्यक शर्त है। दो मैट्रिक्सों को जुड़ने और घटने के लिए पहले आवश्यक शर्त है कि दोनों मैट्रिक्सों का साइज बराबर हो,
अगर दोनों मैट्रिक्सों का साइज बराबर नहीं है तो दो मैट्रिक्स ना तो जुड़ सकती है ना घट सकती है, ना तो आप उन्हें जोड़ सकते हैं ना ही उन्हें घटा सकते हैं। तो जोड़ने और घटाने के लिए पहली जरूरी शर्त है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर का मतलब कोटि, कोटि का मतलब साइज 3 गुणा 4। अगर ए 3 गुणा 4 है तो बी को भी 3 गुणा 4 ही होना पड़ेगा। ए को अगर 2 गुणा 3 है तो बी को भी 2 गुणा 3 होगा। सेम आकार की मैट्रिक्स ही आपस में जुड़ती है या घटती है? सेम आकार की मैट्रिक्स ही आपस में जुड़ती है या घटती है। अगर एक मैट्रिक्स बड़ी है एक छोटी है तो वो ना जुड़ेंगी ना घटेंगी। छोटी बड़ी मैट्रिक्स जुड़ती नहीं है, घटती नहीं है। सेम साइज की मैट्रिक्स ही आपस में जुड़ती है, घटती है। ऐसा क्यों होता है? वो सीधी सीधी बात है, पहले से पहला जुड़ेगा, दूसरे से दूसरा जुड़ेगा। अगर एक मैट्रिक्स छोटी बड़ी हुई तो एक में अवयव होगा, दूसरे में अवयव होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो छोटी है, तो जुड़ेंगे कैसे? तो इसलिए जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स सेम साइज की हो, तभी वो जुड़ेंगी। अच्छा, जुड़ने और घटने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसका साइज भी वही होता है। जुड़ने और घटने के बाद जो मैट्रिक्स आती है, ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, उसका साइज भी वही है। साइज तो वही आता है, हाँ, जोड़ने के बाद में नंबर चेंज हो जाएंगे, जुड़ेंगे या घटेंगे तो जो अवयव है वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन साइज चेंज नहीं होगा। अगर ए का साइज 3 गुणा 4 है तो बी का साइज भी 3 गुणा 4 होगा, क्योंकि आप जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। तो जोड़ने और घटाने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका साइज भी 3 गुणा 4 का ही होगा। तो जोड़ने से पहले भी वही साइज होता है, कोटि होती है, ऑर्डर होता है, जोड़ने के बाद भी वही साइज वही कोटि होती है। ये इंपॉर्टेंट बात। अब जुड़ते कैसे हैं? पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, संगत से संगत अवयव मैट्रिक्सों में जुड़ा करते हैं। ठीक है। रिजल्ट, मैट्रिक्सों में क्रम विनिमयता लागू होती है। ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, बराबर बात है। ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, बराबर बात है। मैट्रिक्सों में जोड़ के लिए क्रम विनिमयता होती है, गुणा के लिए नहीं होती। गुणा में आप ये नहीं कह सकते कि ए गुणा बी करो चाहे बी गुणा ए करो, बराबर बात है। जोड़ में चलता है, जोड़ में चलता है, तो ये होता है क्रम विनिमयता। दूसरा है साचर्यता। साचर्यता का नियम लागू है। आप तीन में से कोई भी दो पहले जोड़ सकते हो, तीसरा बाद में जोड़ सकते हो। कोई भी दो पहले जोड़ सकते हो, कोई भी तीसरा बाद में जोड़ सकते हो। साचर्यता का नियम काम करता है। जीरो मैट्रिक्स को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर मैट्रिक्स की माइनस मैट्रिक्स भी होगी जिसको जोड़ने पर जीरो आएगा। लास्ट वाला जो हमारे लिए सबसे काम का है, निरसन का नियम, लॉ ऑफ कैंसिलेशन। मैट्रिक्सों को आप काट सकते हैं, मैट्रिक्सों को आप काट सकते हैं। अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स बराबर है, जैसे नंबरों को काटते हैं, ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी है, तो आप कैंसिल कर सकते हैं ए से। मैट्रिक्सों में कैंसिलेशन का नियम काम करता है जैसे नंबरों में काम करता है। जैसे नंबरों में काम करता है वैसे इसमें भी काम करता है। लेकिन याद रखिएगा, ये सारी बातें मैं जोड़ के लिए बोल रहा हूँ, बाकी के लिए बोल रहा हूँ, ना कि गुणा के लिए बोल रहा हूँ। गुणा के नियम अपने खुद के आएंगे, गुणधर्म ये किसके हैं? जोड़ के। तो ये जोड़ के लिए सब सच है, गुणा के लिए अलग से वहां से गुणा के लिए पढ़ने पड़ेंगे। ये जोड़ के लिए बातें सच है। ठीक है। तो पहले अदिश गुणन करते हैं। अदिश गुणन क्या होता है? किसी नंबर से गुणा करना अदिश गुणन कहलाता है। कोई मैट्रिक्स ए है और उसको आपने किसी संख्या से गुणा किया तो इसको कहते हैं अदिश गुणन। एक होता है मैट्रिक्स गुणा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो उसे कहते हैं मैट्रिक्स गुणन। तो ये दो गुणन होते हैं। या तो एक तो आप कोई नंबर से गुणा कर सकते हैं, कोई मैट्रिक्स है उसको 5 से गुणा कर दिया, 7 से गुणा कर दिया, 11 से गुणा कर दिया। जैसे कोई मैट्रिक्स है और उसको आपने किसी नंबर से गुणा कर रहे हैं, इसको अदिश गुणन कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। सोचो क्या हो सकता है? दो गुणा हो सकते हैं, एक मैट्रिक्स एक संख्या, या फिर दोनों ही मैट्रिक्स। तो जब दोनों ही मैट्रिक्स हो, ये भी मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स है, तो उसको कहते हैं मैट्रिक्स गुणन। और जब एक मैट्रिक्स है एक संख्या है तो इसको कहते हैं अदिश गुणन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना। तो ये थोड़ा दो प्रकार का गुणा है, इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब नंबर गुणा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यानी मैट्रिक्स गुणा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स गुणा मैट्रिक्स अभी आएगी। ये स्केलर वाले की बात करते हैं। स्केलर वाले में जब गुणा करोगे आप तो वो सबसे गुणा होगा। देखो के सबसे गुणा हो गया, पहले अवयव से भी, दूसरे से भी, तीसरे से भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। जब आप मैट्रिक्स को किसी संख्या से गुणा करते हो तो वो सबसे गुणा हो जाता है, सबसे, किसी को नहीं छोड़ता।
मैट्रिक्स के हर अवयव से वो जाके गुणा होता है, सबसे गुणा हो जाता है। हाँ, सब रिकॉर्डेड रहेंगी, आप रिकॉर्डेड में जाके देख सकते हैं। देखो, अगर आपको यहाँ पे पढ़ के कोई भी बेसिक प्रॉब्लम आती है तो आप अपना जो थ्योरी वाला लेक्चर है, जो बेसिक जो है ना, जो फंडे जो आपको पढ़ाया हुआ है उसमें जाके आपको ठीक करना पड़ेगा, यहाँ से ठीक नहीं हो सकता। ये रिवीजन है, रिवीजन रिवीजन। यहाँ पे मैं डिटेल से अब मैं आपको कहूंगी देखो ऐसे गुणा होती है, ऐसे जुड़ते हैं, ये बातें बताने के तो फिर रिवीजन किस बात का हुआ? फिर तो कोर्स कराना ही हो गया, फिर तो कोर्स कराना ही हो गया। तो कोर्स और रिवीजन का जो डिफरेंस है उसको समझिए। रिवीजन में मैं आपको मोटा मोटी चीजें, अगर आपको कोई चीज में प्रॉब्लम आती है तो ये हाईलाइट कर रहा है कि ये टॉपिक आपको दोबारा पढ़ना है। तो अपना जो बेसिक लेक्चर्स हैं उनमें जाके उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए। अगर आपको कोई चीज भी समझने में दिक्कत आती है, कोई भी चीज परेशानी आती है, इसका मतलब वो ये दर्शा रहा है, ये इशारा कर रहा है कि आपको दोबारा जाके अपने बेसिक लेक्चर को, जो आपके मेन लेक्चर होते हैं, जो धीरे धीरे चलते हैं, जब आप कहते हो सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, वो जो धीरे पढ़ा रहे हैं उनको जाके समझिए। अब यहाँ कहोगे सर बहुत तेज पढ़ा रहे हो, तो ये यहाँ अलग है, ये T20 है, ये T20 है, वो टेस्ट है। तो आपको टेस्ट में ये कह के शिकायत होती है कि धीमा चल रहे हो, तो टेस्ट तो धीमे के लिए बने हैं, वो तो आराम से तसल्ली से पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए बने हैं, वो तेज नहीं हो सकते और ये धीमे नहीं हो सकते। दोनों का अपना अपना काम है। T20 में आप धीमा नहीं चला सकते, बाहर कर देंगे आप, ठीक है ना। कोई बंदा 100 बॉल पे शतक मार रहा है तो आप बाहर निकाल देंगे उसको, शतक मार रहा है फिर भी बाहर निकाल रहे हो, क्यों? क्योंकि 100 बॉल पे मार रहा है। तो अपना अपना दोनों का खेल है। तो यहाँ से कोई भी समस्या आपको आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप वहां जाके क्रॉस चेक, वहां जाके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये प्रॉब्लम है। तो पहला नियम ये कहता है दो मैट्रिक्सों को जोड़कर आप लैम्डा से गुणा करिए, दो मैट्रिक्सों को जोड़कर लैम्डा से गुणा करिए, या लैम्डा से गुणा करके बाद में जोड़ लो, बराबर बात है। सेम बात, लैम्डा प्लस म्यू दो नंबर है, उनको जोड़कर ए मैट्रिक्स से गुणा करूं या दोनों को अलग अलग गुणा करके जोड़ लूं, एक चीज है। सेम 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 सेम, ये नॉर्मल गुणा है, क्योंकि ये कोई मैट्रिक्स वाली गुणा तो है नहीं, ये कोई 5-15 से गुणा करना है, तो ये तो सारे नियम काम करेंगे ही करेंगे। मैट्रिक्स से मैट्रिक्स जब गुणा होगी तब चुनौती आएगी। चलो मिलते हैं मैट्रिक्स से मैट्रिक्स की गुणा से, एक सवाल करके फिर आते हैं। ये रहा आपका सवाल। अगर ए मैट्रिक्स 3 गुणा एम की है, बी मैट्रिक्स 3 गुणा एन की है, ए मैट्रिक्स 3 गुणा एम की है, बी मैट्रिक्स 3 गुणा एन की है, और अगर एम और एन बराबर हो, अगर एम और एन बराबर हो, तो बताओ 5a माइनस 2b की कोटि क्या होगी? ऑर्डर ऑफ 5a माइनस 2b कितनी होगी? सोचो। बोला जवाब ये है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप दो मैट्रिक्सों को घटा रहे, देखो पहले 5 से गुणा किया, अदिश गुणा कराने से मैट्रिक्स का आकार नहीं बदलता, अदिश गुणा कराने से मैट्रिक्स का आकार नहीं बदलता, मैट्रिक्स जिस साइज की होती है वही साइज रहता है। तो फिर 5 से गुणा कर रहे हैं ना, बिल्कुल 5 से गुणा कर रहे हो, सराहनीय है। 5 से गुणा करके सिर्फ अवयवों को चेंज किया जा सकता है, 5 से गुणा करके सिर्फ अवयवों को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, साइज नहीं बदल सकते। साइज वही आएगा जो कि था। साइज क्या था? 3 गुणा एम का। 2b का साइज भी, एम और एन तो बराबर है, तो जो एम है वही एन है, तो ये भी 3 गुणा एम हो गया, क्योंकि इससे साइज नहीं बदलता। दोनों को घटा रहे हो, घटाने के बाद भी साइज नहीं बदलता, घटाने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका साइज क्या आएगा? बोले यही आएगा, 3 गुणा एम का, यही आएगा 3 गुणा एम का। याद करो, अभी बताया था कि दो मैट्रिक्स से सेम साइज की होती है तभी वो जुड़ती या घटती है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स सेम साइज की है। और 5 से गुणा किए ना, तो मैट्रिक्स का साइज नहीं बदलता। 5 से गुणा करने पे अवयव 5 गुणा हो जाते हैं, पंक्तियां उतनी ही रहती है, स्तंभ उतने ही रहते हैं। तो यानी 5a का साइज भी वही रहेगा जो a का साइज था। a का साइज क्या था? a का साइज 3 गुणा m था, तो 5a का साइज भी 3 गुणा m ही रहेगा। 2b का साइज, क्योंकि घट रहा है तो इसका साइज भी सेम ही होना पड़ेगा, वरना घटेगा ही नहीं, तो ये भी 3 गुणा m ही होगा। और दोनों को घटा के जो मैट्रिक्स आएगी उसका साइज भी 3 गुणा m होगा। लेकिन 3 गुणा m का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा, m बराबर n है, m और n बराबर है, इसलिए डी ऑप्शन हो गया।
तो ये सवाल इस तरीके से बना दिया जो मैंने आपको समझाया था अभी, कि घुमा दिया, बढ़िया सा घुमा दिया, परेशान कर दिया कि भाई आप ये समझो कि किसी नंबर से गुणा करने से, अदिश गुणा करने से मैट्रिक्स का आकार नहीं बदलता, और ना ही घटाने से ना ही जोड़ने से मैट्रिक्स का आकार बदलता है। अंदर के नंबर बदलते हैं, सिर्फ अंदर के नंबर बदलते हैं। जब आप दो मैट्रिक्सों को जोड़ते हैं, जब दो मैट्रिक्सों को घटाते हैं, जब किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से गुणा करते हो, ये सब करने पर सिर्फ मैट्रिक्स के अंदर के नंबर चेंज होते हैं, साइज वही बना रहता है। अगला, ये ए मैट्रिक्स है, ये के मैट्रिक्स है, के ए बी के मान बताइए। सवाल ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो। के का, ए का, बी का मान क्या होगा? जल्दी से सोचो कि क्या कहना चाहता है। देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है के ए दिया हुआ है, इसका मतलब ए मैट्रिक्स को के से गुणा किया गया, तभी तो के ए बनेगा ना। के कब बनेगा? जब ए मैट्रिक्स को के से गुणा करोगे। ए मैट्रिक्स को के से गुणा कर दिया, ए मैट्रिक्स को के से गुणा करने पर ये हो गया 0, ये हो गया 2 के, ये हो गया 3 के, ये हो गया -4 के। ये लो, हमारा के ए ये बन गया, हमारा के ए ये बना, और इसने के ए ये दिया है। ये लो, ये बराबर रख दिया, क्योंकि ये भी तो के ए है, ये भी के गुणा ए मैट्रिक्स ही है, ये भी के गुणा ए मैट्रिक्स ही है, ये भी के गुणा ए मैट्रिक्स है। ये इसको के से गुणा कर दिया, ये भी के ए बन गई, दोनों सेम है, दोनों को बराबर कर दिया। बराबर करके तुलना कर लो, बराबर करके तुलना कर लो, 0 बराबर 0, इससे तो कुछ भी नहीं मिला। फिर -4 के बराबर 24, यहां से के का मान मिल जाएगा, के का मान -6, लेकिन के का मान -6 भी कई ऑप्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं, इससे तुलना करते हैं, 3 के बराबर 2 बी, के का मान रख दो -6 रखते 18, 2 बी बराबर -18, बी बराबर -9, बी का मान -9। अब तो मिल गया होगा, बी का मान -9 के कोई और ऑप्शन है क्या? नहीं है, सी है। इसके अलावा कोई और आंसर है नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया, बी का मान -9, के का मान -6। ठीक है, बढ़े। अगला, दो मैट्रिक्सों की गुणन की बात करते हैं, दो मैट्रिक्सों की गुणन की बात करते हैं। अगर आप दो मैट्रिक्सों की गुणा करते हैं, अब देखो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, यानी पहली भी मैट्रिक्स होगी, दूसरी भी मैट्रिक्स होगी, दोनों का नामों का डिफरेंस कर लीजिए, अदिश गुणन और मैट्रिक्स गुणन। अदिश गुणन मतलब एक संख्या एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स गुणन यानी दोनों मैट्रिक्स, आगे भी मैट्रिक्स पीछे भी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स। गुणा होने के लिए पहले आवश्यक शर्त है कि अगर दो मैट्रिक्स से गुणा हो रही है तो पहले वाले के स्तंभ दूसरे वाले की पंक्तियां बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर नहीं है तो दोनों मैट्रिक्सों की गुणा होगी ही नहीं। आगे वाली मैट्रिक्स के स्तंभ, आगे वाली के स्तंभ और पीछे वाली की पंक्तियां दोनों बराबर हो, यानी यूं कहिए बीच वाले दोनों नंबर बराबर हो, बीच वाले, आगे वाले का पीछे वाला नंबर, पीछे वाले का आगे वाला नंबर, ये जो बीच के जो दोनों नंबर है, अगर ये दोनों बराबर है मतलब मैट्रिक्स गुणा होगी, वरना मैट्रिक्स गुणा नहीं होगी। और ये जो बचे हुए दो नंबर है, ये नई मैट्रिक्स का साइज बताएंगे कि गुणा होने के बाद नई मैट्रिक्स किस साइज की होगी। इतनी पंक्तियां, इतने स्तंभ, तो ये रूल याद रखिएगा। ठीक है, ए और बी, अगर दो मैट्रिक्सों की गुणा आप कर रहे हैं
ये याद रखिएगा, गुणा करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? जो भी हमारी ये वाली मैट्रिक्स है, सपोज करो ये P गुणा Q है, फिर कोई मैट्रिक्स B है, वो R गुणा S है, ठीक है। और अगर इनकी गुणा हो सकती है, अगर इनकी गुणा हो रही है, कोई सवाल कहता है कि इनकी गुणा हो सकती है, अगर सवाल कह रहा है कि इनकी गुणा हो सकती है, इसका मतलब इनके बीच वाले नंबर बराबर है, क्योंकि बीच वाले नंबर बराबर हुए बिना गुणा हो ही नहीं सकती। तो Q बराबर है R, और जो नई मैट्रिक्स बनेगी गुणा होने के बाद, उसका साइज ये 2 नंबर होंगे, इतनी पंक्तियां, इतने स्तंभ, ठीक है। तो पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, इनमें क्रम विनिमयता नहीं होती, यानी हर बार आप ए बी और बी ए करेंगे बराबर होंगे, जरूरी नहीं है। ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, मैट्रिक्स गुणन क्रम विनिमय नहीं होता। कई बार तो ऐसा भी होगा कि ए और बी गुणा हो रहे हैं, बी और ए गुणा ही नहीं हो रहे, बराबर होना तो छोड़िए, गुणा ही संभव नहीं है, तो ऐसा होगा, इनमें क्रम विनिमयता नहीं होती। तो हमारे नंबरों से ये डिफरेंट हो गए, हमारे नंबरों में क्रम विनिमयता होती है, 2 गुणा 3 बराबर होता है 3 गुणा 2, 2 गुणा 3 बराबर होता है 3 गुणा 2, लेकिन मैट्रिक्सों में ये नहीं होता। अब यहाँ पे एक अजीब बात है, क्रम विनिमयता नहीं है परंतु साचर्यता है, साचर्यता है, एसोसिएटिव जो लॉ है वो फॉलो होता है, क्रम विनिमयता नहीं होती। एसोसिएटिव में क्या होता है और क्रम विनिमयता में क्या अंतर होता है? एसोसिएटिव में आप ब्रैकेट अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, ब्रैकेट आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। अगर ए बी सी 3 है और आपको गुणा करना है, तो एक टाइम पे 2 ही गुणा होगी, एक टाइम पे 2 गुणा होगी, तो आपने ए बी की गुणा पहले कर ली, सी से बाद में कर लिया, या फिर आपने तय किया कि बी और सी की पहले करूंगा, ए की बाद में करूंगा गुणा, तो चल जाएगा, साचर्यता का नियम है, चल जाएगा। तो ये आपका हो गया साचर्यता। अगला, इकाई मैट्रिक्स से गुणा करने पर किसी मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बंटनता के नियम की पालना करते हैं। बड़ी विचित्र कहानी है इसकी, गुणा की, बंटनता को मानता है, आप ब्रैकेट खोल सकते हो, ब्रैकेट खोलने का रूल काम करता है, ब्रैकेट लगाने का रूल काम करता है, बस आगे पीछे का रूल काम नहीं करता, उसके लिए मना है, आगे पीछे नहीं करने दूंगा, आगे पीछे नहीं करने दूंगा, क्रम नहीं तोड़ने दूंगा, क्रम के लिए सख्त है। जोड़ अलाउड कर रहा था, जोड़ में आप आगे पीछे कर सकते हैं, जोड़ में क्रम विनिमयता थी, गुणा में नहीं है। अच्छा, साचर्यता है, ब्रैकेट लगाने का अधिकार है, आप ब्रैकेट कहां जहां चाहे वहां लगा दो, यहां से उठा के यहां लगा दो और यहां से उठा के यहां लगा दो, ब्रैकेट हिला सकते हो, किसी बंदे को नहीं हिला सकते, ब्रैकेट हिला सकते हो, यहां देखो तो ब्रैकेट हिलाए, बंदा नहीं हिलाया, ब्रैकेट यहां लगा हुआ था यहां लगा दिया, ब्रैकेट लगाने का अधिकार है, किसी को हिलाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है 5वां, इसमें आप काट भी नहीं सकते, इसमें आप काट भी नहीं सकते, बंटनता काम करती है, साचर्यता काम करती है, क्रम विनिमयता काम नहीं करती, कैंसिलेशन नियम काम नहीं करता, अगर आप काटना चाहो तो भी नहीं काट सकते, सेम टू सेम हो आपका, चाहे कितना भी मन ललचाए, आप काट नहीं सकते, मना किया हुआ है, देखो मना किया हुआ है, कुछ भी हो जाए काट नहीं सकते। जैसे हमारे नंबरों में हम काट देते ना, खचाक, इधर से उधर से वो मारा, 2x बराबर 4 होता है, ये 2, ये 2, ये काटने का नियम काम नहीं करता, काटने का नियम काम नहीं करता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, लॉ ऑफ कैंसिलेशन काम नहीं करता। किसके लिए? जोड़ के लिए काम करता था, लेकिन गुणा के लिए काम नहीं करता, जोड़ के लिए करता था पर गुणा के लिए काम नहीं करता। बस इसी चक्कर में मामला यहां फंस जाता है, इसी चक्कर में मामला फंस जाता है कि अगर ए बी बराबर 0 आया, ए और बी दो मैट्रिक्स है और दोनों की गुणा 0 आई, तो आप ये नहीं कह सकते कि ए 0 है या बी 0 है, नहीं, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ए 0 हो परंतु बी 0 ना हो, बिल्कुल संभव है। ये भी संभव है कि एक 0 ना हो परंतु बी 0 हो, ये भी संभव है कि दोनों ही 0 ना हो, ना ए 0 ना बी 0, ये भी हो सकता है। तो मैट्रिक्सों में अगर ए और बी की गुणा 0 आ रही है
तो इससे ये नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि दोनों में से कोई एक जीरो है। कोई जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं है। बिना जीरो के भी जीरो आते हैं, बिना जीरो के भी मैट्रिक्सों में जीरो आते हैं। इसीलिए मैट्रिक्स को कहा जाता है ये शून्य भाजक सहित वलय होती है। शून्य भाजक सहित मतलब बिना जीरो के जीरो आ रहे हैं, वरना हमारे नंबरों में क्या होता है, जीरो से ही जीरो की उत्पत्ति होती है। अगर आप जीरो से गुणा करोगे तो ही जीरो आएगा। दोनों में से कोई जीरो नहीं है तो जीरो आ ही नहीं सकता। अगर x गुणा वाई जीरो बना रहा है तो इसका मतलब या तो x जीरो है या y जीरो है। अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो कि हमारे नंबरों में और मैट्रिक्सों में अंतर होता है। हमारे नंबरों में और मैट्रिक्सों में अंतर होता है। नंबरों में कई बातें सच है, मैट्रिक्सों में वही सब झूठ है। नंबरों में x गुणा वाई बराबर होता है y गुणा x, मैट्रिक्सों में नहीं होता। हमारे नंबरों में कटान का नियम है, ये काटा और ये काटा, इसमें नहीं चलता, ये मना है। एक ये नियम x गुणा वाई बराबर जीरो हो गया तो x जीरो या y जीरो होता था, यहां नहीं होता। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है कि नंबर और मैट्रिक्सों में अंतर है। खाली शक्ल का ही अंतर नहीं है बल्कि गुण धर्मों में भी अंतर है। ठीक है, इस वजह से हमारे कई रूल प्रभावित हो जाएंगे। देखो मिलवाता हूं, अपने सारे होल स्क्वायर जो होते हैं वो सब प्रभावित हो गए, सारे होल स्क्वायर प्रभावित हो गए इस वजह से। क्योंकि हमारे होल स्क्वायर में क्या होता था, अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं नंबरों में हमारा होल स्क्वायर होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और हमें पता ही नहीं था कि इस होल स्क्वायर को खोलने के लिए हमने ab बराबर ba का इस्तेमाल किया है। हमारे नंबरों में ab बराबर ba होता है, इस नियम का इस्तेमाल करने की वजह से ऐसा आता है। मैट्रिक्सों में तो ये होता नहीं है। ये न होने की वजह से जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हो तो वो ये आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab प्लस ba। ये बेचारा यहीं अटक के रह गया। क्यों? क्योंकि ab और ba बराबर होते नहीं है, इसलिए ये 2ab नहीं बन पाएगा, ये 2ab नहीं बन पाएगा। अच्छा, आपको कि यहां तो 2ab बना है, नंबरों में होता है, नंबरों में होता है, इसी वजह से ab और ba सेम होते हैं, ab और ba सेम होते हैं, जुड़ के 2ab बन जाते हैं, यहां नहीं बन पाते। सेम यहाँ पे दिक्कत a माइनस बी का स्क्वायर में भी दिक्कत आएगी। a माइनस बी का स्क्वायर खोलोगे a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी, माइनस 2ab नहीं बन पाएंगे, यहाँ अटक के रह जाएगा। ऐसे ही जब आप a माइनस बी को a प्लस बी से गुणा करते हो तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हो, यहाँ नहीं लिख पाओगे। यहाँ देखो ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ab माइनस बी, चाह के भी नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि ab और ba बराबर नहीं होते, ab और ba बराबर नहीं हो सकते। तो मन ललचाया पर कुछ कर ना पाया। अब आपका मन कर रहा होगा ए बी बी को खच खच कर दो, क्योंकि नंबरों में हम बहुत बार ऐसा करते हैं खच खच, लेकिन अब चाह के भी आप खच खच नहीं कर सकते। अच्छा, इससे भी बुरी बात ये कि अगर a प्लस बी आगे और a माइनस बी पीछे है तो इनकी गुणा से अलग आती है। अगर a प्लस बी आगे और a माइनस बी पीछे है तो इनकी गुणा अलग आती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें ए बी प्लस आया था, इसमें ए बी माइनस आएगा। उसमें बी ए माइनस का आया था, इसमें बी ए प्लस का आएगा। तो मैट्रिक्सों में ये सारे झंझट किसकी वजह से हो रहे हैं? क्रम विनिमेयता की वजह से। गुणा की क्रम विनिमेयता नहीं है, इस वजह से सारे फॉर्मूले जो नंबरों पे आराम से काम कर रहे थे, यहाँ पे वो सारे फॉर्मूले थोड़े टेढ़े हो गए, क्योंकि ए बी बराबर बी ए नहीं होता। सोचो आज अगर ए बी बराबर बी ए हो जाए, सारा खच खच, ये खच 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 खच। ए बी बराबर बी ए तो 2ab, ए बी बराबर बी ए तो माइनस के 2ab, वापस से वही फॉर्मूले बन जाए जो हमारे नंबर वाले। लेकिन मैट्रिक्सों में क्रम विनिमेयता नहीं होती, इस वजह से ये फॉर्मूले यूं के यूं ही, है ना, अजीब गरीब यूं ही पड़े रहेंगे। तो ये याद रखना है, ठीक है। आ जाओ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे सवाल भी बनते हैं, वो भी अभी करवाऊंगा। पहले इसको देखो, पहले इसको देखो। हाँ, ए बी बराबर बी ए है तो अगर आपको पहले से कहे कि दो मैट्रिक्स की गुणा क्रम विनिमय है, ऐसी ए और बी ऐसी कोई मैट्रिक्स है जो क्रम विनिमय है, तो फिर आप जैसे नंबरों को खोलते हैं वैसे इनको खोल सकते हैं, वरना नंबर में क्रम विनिमयता होती है, मैट्रिक्सों में नहीं होती। इस वजह से इन दोनों के फॉर्मूले अलग अलग दिखाई देंगे। आ जाओ, 1x1 123 051 103 x1 माइनस 2 बराबर 0। बताइए x का मान क्या है? तो पहले हम लोग इनकी गुणा कर लेते हैं, पहली दो मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की गुणा कैसे होती है? एक पंक्ति उठाओ, एक पंक्ति उठाओ और एक स्तंभ उठाओ।
और गुणा कर डालो, जो आए उसे आगे लिख दो। एक पंक्ति उठाओ, एक स्तंभ उठाओ और गुणा कर डालो। पहले से पहला गुणा, दूसरे से दूसरा गुणा, तीसरे से तीसरा गुणा, जो बने वो आगे लिख दो। तो ये रही पहली पंक्ति, ये रहा पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 0 0, ये आ गया 1। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 5x प्लस 1, ये 1 गुणा 2 2, 5x प्लस 3 5 प्लस 5x। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 से पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये हो गया आपका x प्लस 5 प्लस 5x माइनस 10 माइनस 2x बराबर 0। 5x माइनस 2x 3x माइनस 5 बराबर 0। ये 0 मैट्रिक्स है, मतलब हर अवयव 0 है। 0 मैट्रिक्स है यानी हर अवयव 0 है। x का मान 5 1 रह गया, 5 और 1 6 4 आएगा। पांच बटा 4। कोई अप्रोच नहीं होती, अप्रोच नहीं होती, कोई अप्रोच नहीं होती। वो कह रहा है अप्रोच बताओ, अप्रोच कुछ नहीं होती। प्रैक्टिस करते जाइए, अप्रोच आती जाएगी। अब आप कोई कहे विराट कोहली किसी को कहे, या कोई बैट्समैन है वो विराट कोहली से पूछे कि आप बताइए क्या अप्रोच अपनाते हैं आप, क्या अप्रोच होती है? ग्राउंड पे जाओ, खेलो, धीरे धीरे खुद से समझ में आता रहेगा। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। ये कोई अप्रोच कुछ नहीं होती है। कोई नहीं है कि ये ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई नहीं बता सकता। प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, अब कल दिमाग खुलता है। अब किसी को आपको लैंग्वेज सिखा रहे हो, बच्चे को बोलना सिखा रहे हो, बताइए क्या अप्रोच अपनाएं कि बच्चा बोलना सीख जाए, क्या अप्रोच अपनाएं कि बच्चा चलना सीख जाए? भाई कोई नहीं है, अपने आप चलेगा, गिरेगा, अपने आप सीख जाएगा। किस बच्चे को अप्रोच सिखाई है आपने? किसी बच्चे को जब चलना सिखाते कौन से अप्रोच लेके चलते हैं? अपने आप चलता है, उठता है, गिरता है, वापस चलता है, चल पड़ता है। अप्रोच कुछ नहीं होती। करते जाओ, जानते जाओ, करते जाओ, जानते जाओ। अरे अप्रोच होती ना तो विराट कोहली का बच्चा भी विराट कोहली होता, सचिन का बेटा सचिन होता। अगर ये अप्रोच सिखाई जा सकती कि सचिन निकाल के देते अपने बेटे को, अर्जुन तेंदुलकर को, ये ले अप्रोच, तू भी बन जा सचिन। सचिन का बेटा सचिन बन पाया क्या? नहीं बना ना। क्यों? अप्रोच क्यों नहीं बताई? सचिन को तो अप्रोच पता थी ना, क्रिकेट में क्या अप्रोच होती है। उन्होंने तो फादर ऑफ क्रिकेट रहे हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट रहे हैं। तो वो तो अपने बच्चे को कह सकते थे अर्जुन तेंदुलकर को, ले बेटा ये अप्रोच ले, जा दूसरा सचिन बन जा। तो कोई अप्रोच गिफ्टेड नहीं होती। सीखो, करते जाओ, खुद से सीखना पड़ता है। वरना तो अच्छी बात है, अरे बहुत अच्छी बात है कि अप्रोच सिखाई नहीं जा सकती। वरना फिर फिक्स हो जाता कि सचिन ही सचिन, सचिन का बेटा सचिन, फिर उसका बेटा सचिन, फिर उसका बेटा सचिन, 11 नाम फिक्स हो जाते। तो कोई भी चीज आप सिखा नहीं सकते, सिखाने की लिमिट होती है। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, खाते जाओ, जानते जाओ। चलिए इससे मिलते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर करते जाइए, जानते जाइए। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? ध्यान से, क्रम विनिमेयता मत चिपका देना, क्रम विनिमेयता का ध्यान रखिएगा, क्रम विनिमेयता मत चिपका देना। जल्दबाजी में क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं हम लोग, भयंकर दिक्कत होती है हमारी।
अच्छे खासे सवाल गलत करके आते हैं, 10 से 1 सवाल गलत करके आ जाओ, परीक्षा से बाहर हो जाओ। बड़ा बुरा लगता है जब सुनने में आता है यार सर 10 सवाल गलत हो गए। अच्छा खासा फर्स्ट ग्रेड का सिलेक्शन निकल रहा था, अभी फर्स्ट ग्रेड में नौकरी लगता, सेकंड ग्रेड में आके फंसा, 10 सवाल सिली सिली गलतियां, किसी का ई भर दिया यार, किसी का डी भर दिया यार, किसी में माइनस भूल गया यार, किसी में ये कर दिया यार। ये जो कहानियां जब सुनते हैं ना, सबसे ज्यादा पेन तब होता है जब ऐसी कहानियां सुनते हैं। पर ऐसी कहानियां पता क्यों बनती है? जब आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है और फिर भी आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। जब आप अगर सोचिए आप कार चलाने में माहिर नहीं है और कार की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो क्या होगा? अगर आप कार चलाने के माहिर नहीं है और कार की स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मतलब भयंकर दुर्घटना होगी। बस लोगों को पहले सीखने से पहले, एक्सीलेंसी लेने से पहले स्पीड चाहिए। बिना एक्सीलेंसी लिए, बिना बेहतर हुए अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो परिणाम क्या होते हैं? विनाशकारी, डिजास्टरस। बस यही आपकी गलती का मेन रूट कॉज होता है। आप बिना बेहतर हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, बिना बेहतर हुए अगर आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे तो परिणाम खराब होंगे ही होंगे। तो यही एक्सीडेंट सबके साथ होता है, बिना बेहतर हुए। पहले आप देखिए आप कितने बेहतर हैं, जितने बेहतर है उतनी स्पीड बढ़ाइए। आप जितने बेहतर नहीं है उससे ज्यादा स्पीड बढ़ाते हैं। आप 60 की गाड़ी पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप 70 पे चला रहे हैं। आप 70 को कंट्रोल कर सकते हैं, आप 90 पे चला रहे हैं। यही वो जो 10-20 जो आप एक्स्ट्रा चला रहे हैं ना, यही आपका कारण है। और पता नहीं आप मानते भी नहीं है, आप समझते भी नहीं इस बात को। टेस्ट देते हैं, आपको पता होता है कि ये मेरे से गलतियां हो रही है, जल्दबाजी की वजह से हो रही है, जल्दबाजी की वजह से हो रही है, फिर भी जल्दबाजी कर रहा हूं, तो फिर इसका क्या अंत है? तो अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर आपका नॉर्मल नंबरों वाला फॉर्मूला काम करने लग जाए, जो आपके नंबरों में काम करता है, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए, तो ऐसा मैंने तभी कहा, इसका मतलब मैट्रिक्स नंबर बन गई, और मैट्रिक्स नंबर बन गई यानी ए बी बराबर होगा फिर बी है। तो क्रम विनिमेयता होगा तो ही ऐसा होगा, क्रम विनिमेयता होगा तो ही ऐसा होगा, तो ए बी बराबर आ जाएगा बी है। अच्छा, आप चाहो तो उसको निकाल भी सकते हो। अब इसे खोलना भी सीख लो, कैसे खुलते हैं। पहला ए से गुणा हुआ, ए स्क्वायर हो गया, फिर ए बी से गुणा हुआ, माइनस ए बी हो गया, फिर बी ए से हुआ, फिर बी ए हो गया, फिर बी इंटू बी हुआ, बी स्क्वायर हो गया। अब ये कह रहा है कि ये बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दिया। अरे कैंसिलेशन का नियम तो है ही नहीं। कैंसिलेशन का नियम है जोड़ के लिए है, गुणा के लिए नहीं है। कोई चीज अगर जोड़ में है तो कैंसिलेशन का नियम लागू है ना। तो कोई कहे कि मैट्रिक्सों में कैंसिलेशन का नियम नहीं है, बिल्कुल है। जोड़ के लिए है और गुणा के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना है। जोड़ के लिए है, गुणा के लिए नहीं है। जोड़ के लिए है, गुणा के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला, ए मैट्रिक्स किसके बराबर है? ए मैट्रिक्स इसमें से किसके बराबर है? आप बाय ऑप्शन जा सकते हैं। अब यहाँ पे मामला फंस जाता है कि बाय ऑप्शन जाऊं या निकालूं, तो निकालने वाला तो कम बैठेगा, निकालने वाला कम बैठेगा। अगर आप निकालने में जाओगे तो आपको 4 चीजें निकालनी पड़ेगी, निकालने के लिए जाओगे तो 4 चीजें निकालनी पड़ेगी। तो बेहतर है निकालने के लिए मत जाओ, बाय ऑप्शन जाओ। बाय ऑप्शन में भी क्या करो, बी से स्टार्ट करो, स्टार्ट विद बी या स्टार्ट विद सी, किसी एक से स्टार्ट करो, ना कि ए से और ना कि बी से, है ना। किसी बीच वाले ऑप्शन से स्टार्ट करो
और फिर देखो उसमें क्या गलती आई है, उसको आसपास वाले को करेक्ट कर लो। तो अगर हम इसे लेके चलते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अगर इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये आ गया 2, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये आ गया आपका 3। अब बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये जाके इससे गुणा होगा, ये पंक्ति इससे गुणा होगी, देखो आ रहा है क्या, ये आ गया -6 और ये आ गया 15, नहीं 1 नहीं आया, 1 आना चाहिए था, 1 नहीं आया, कट, ऑप्शन गलत। एक पंक्ति से निकल जाएगा, ज्यादा मत निकालो, उतना निकालो जितने से उत्तर आ रहा है, उतना निकालो जितने से उत्तर आ रहा है, उतना निकालो जितने से उत्तर आ रहा है, बस वहीं बंद कर दो। तो ये तो गया, अगला स्टार्ट कर लेते हैं। अगला ऑप्शन लें, अगर इसे लें, ए के साथ ट्राई करें, तो पहली पंक्ति ए ऑप्शन के साथ ट्राई कर रहा हूं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ए ऑप्शन को ट्राई कर रहा हूं, ये हो गया 3, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, गुणा किया 2 आ गया, 3,2 आया। अब ये इन दोनों की गुणा से जो आएगा वो इससे गुणा होगा, तो ये आ गया -9 10 + 1, डन। चाहो तो एक और क्रॉस चेक कर लो, एक बार और कर लेते हैं, अगला 0 आना चाहिए ताकि गड़बड़ ना हो, कंफर्म हो जाए। तो ये पंक्ति, ये पंक्ति, ये स्तंभ, 3 दूनी 6 -6, 0 आ रहा है, डन। इसका मतलब अब तो दाव खेल सकते हैं, अब तो दाव खेल सकते हैं, जितना कम हो उतना कम करिए, है ना। कोई भी सवाल करते उसको छोड़िए मत, एक ये आदत भी बनाइए कि सवाल करने के बाद उसका एनालिसिस करना, क्या चीजें फालतू लिखी, क्या चीज नहीं लिखनी चाहिए थी, कौन सी चीज हटाई जा सकती थी। पहले सवाल अगर आप पूरा करना चाहें पूरा करिए, पूरा करने के बाद में सोचिए कि क्या इतना करना जरूरी था, क्या इतना लंबा चौड़ा करना जरूरी था, कौन सी चीजें थी जिसको हटाई जा सकती है, उनको हटाना शुरू करिए। 2 महीने हैं, गैर जरूरी चीजें हटाना शुरू करो, घर की सफाई शुरू करो, सफाई करोगे तो धीरे धीरे आपका टाइम बचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, किसी मैट्रिक्स की पंक्ति को उठा के स्तंभ बना दो या स्तंभ को पंक्ति बना दो, जो चाहे करो, बात एक ही है। या तो पंक्ति को उठाओ स्तंभ बना दो, रो को कॉलम बना दो, या कॉलम को रो बना दो, इसको कहते हैं ट्रांसपोज, इसको कहते हैं ट्रांसपोज, परिवर्त करना, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना। आगे ए का ट्रांसपोज करने पर वापस ए आ जाएगा, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर वापस ए आ जाएगा। अगर आप जोड़कर फिर ट्रांसपोज करते हो या ट्रांसपोज करके जोड़ते हो, बराबर होगा। ट्रांसपोज की सबसे प्यारी बात है, खाली एक ही बात है जो ट्रांसपोज में अलग है, वो है गुणा के लिए, गुणा के लिए। बस गुणा के केस में क्या होता है, ट्रांसपोज क्रम बदल देता है। अगर आप ए गुणा बी की ट्रांसपोज, पहले गुणा कर रहे हो फिर ट्रांसपोज कर रहे हो, तो या ट्रांसपोज पहले कर रहे हो तो ये क्रम बदल देता है, बस इसका ध्यान रखना है। ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये आपके क्रम को बदल देता है, बी को आगे ले आता है, ए को पीछे ले आता है। ठीक है, बाकी सारे रूल वही के वही है। नेक्स्ट आ जाओ, ये सवाल लो, अगर ए का साइज m गुणा n का है, बी का साइज, बी की कोटि बताओ, बी की कोटि बताओ। बी की कोटि बताई नहीं गई, पूछी गई है, बी का साइज क्या है। अगर a इंटू बी डैश पॉसिबल है, बी डैश इंटू ए भी पॉसिबल है, अगर ये दोनों पॉसिबल है तो बताओ बी की कोटि क्या है, ऑर्डर ऑफ बी क्या है। ए बी डैश ए दोनों परिभाषित हो तो बी की कोटि बताइए। तो देखो बी की कोटि नहीं बताएगी, मान लेते हैं बी पी गुणा क्यू है, मान लेते हैं बी पी गुणा क्यू है, तो ए बी डैश में आते हैं, ए बी डैश, ए का साइज m गुणा n, बी डैश है, ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज पे पंक्तियां स्तंभ बन जाती है, स्तंभ पंक्ति बन जाता है,
तो ये Q गुणा P हुआ, P गुणा Q क्या हो गया, Q गुणा P हो गया। दोनों की गुणा संभव है, सवाल ने कहा है गुणा संभव है, गुणा संभव है इसका मतलब बीच वाले नंबर बराबर है, बीच वाले नंबर बराबर है यानी n बराबर Q है, तो Q का मान आ गया, Q बराबर n, डन। दूसरा B डैश गुणा A भी संभव है, B डैश गुणा A भी संभव है, ठीक है। B डैश का साइज क्या होगा, Q गुणा P का, A का साइज क्या है, M गुणा N का, गुणा संभव है यानी बीच वाले नंबर बराबर है, तो M बराबर हुआ P, तो P का मान भी आ गया और Q का मान भी आ गया। B का साइज हमने क्या माना था, P गुणा Q का, और P कितना आया, P आया M के बराबर और Q आया N के बराबर, तो B का साइज आ गया M गुणा N का, B M गुणा N, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगर A की कोटि 2 गुणा 3 है, B की कोटि 3 गुणा 2 है, C की कोटि 3 गुणा 3 है, तो बताओ निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है, कौन सी चीज नहीं निकाली जा सकती, कौन सी चीज नहीं निकाली जा सकती। लास्ट क्वेश्चन में इसमें M गुणा N ये भी ऑप्शन है, अच्छा सेम हो गया दोनों। निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है, कौन सा नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा संभव नहीं है, तो ट्राई करते हैं, बीच वाले से ट्राई करते हैं हमेशा, जब भी बाय ऑप्शन चलना हो तो बीच वालों से ट्राई करो, ये सबसे बेस्ट तरीका होगा, इससे ट्राई करते हैं। सी का साइज क्या है, सी का साइज है 3 गुणा 3 का, 3 गुणा 3 का, और ए में बी डैश जुड़ जाएगा क्या, पहले वो देख लो। ए का साइज 2 गुणा 3 का है, बी डैश 2 गुणा 3 है, जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद 2 गुणा 3 का आएगा, फिर डैश हो जाएगा 3 गुणा 2 का, तो ये 3 गुणा 2 आ जाएगी। क्या गुणा हो सकती है, हाँ जी गुणा हो सकती है, 3 और 3 बराबर है, ये संभव है, संभव है तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता, ये तो संभव है तो ये तो उत्तर नहीं हो सकता, ये कट, यहां आ जाओ, ये फंस गया, ये इसलिए फंस गया, ये 3 गुणा 3 है, ठीक है। ए में बी डैश जुड़ेगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि ए 2 गुणा 3 का है, बी डैश 2 गुणा 3 हो जाएगा, तो दोनों जुड़ के, लेकिन जुड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसका साइज वही होता है, तो ये 2 गुणा 3 का आएगा, ये 2 गुणा 3 का आएगा, तो ये बाहर वाले सी से गुणा हो नहीं पाएंगे, तो जवाब है डी, यही नहीं हो पाएगा, डी आपको मिल गया, डी नहीं हो पाएगा, डी संभव नहीं है। डी में अंदर वाले तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन जुड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो बाहर वाले से गुणा नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों के बीच के नंबर मैच नहीं हो रहे, दोनों के बीच के नंबर मैच नहीं हो रहे मतलब गुणा नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलें आगे, आ जाओ, पावर रूल पे चलते हैं। मैट्रिक्सों में पावर कैसे की जाती है, मैट्रिक्सों में पावर का मतलब क्या होता है, जैसे नंबरों में पावर होती है वैसी मैट्रिक्सों में पावर का मतलब होता है कि उसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से, जैसे मैट्रिक्स से गुणा होती है उसके अनुसार गुणा करो, उसके अनुसार ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर ए क्यूब करना है, ए को ए के साथ इंटू ए के साथ इंटू ए के साथ करिए, ए इंटू ए क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से ए की और पावर करनी है तो बढ़ते जाइए। इनमें हमारे जो पावर के रूल है, जो घात के रूल होते हैं, वो ज्यादातर काम करते हैं। ए की पावर m गुणा ए की पावर n, तो जैसे नॉर्मल हमारी संख्याओं में होता है कि पावर जुड़ जाती है, गुणा में पावर जुड़ जाती है, मैट्रिक्स में भी ऐसा ही होता है। मैट्रिक्स में भी अगर a की पावर m है और बाहर n पावर है तो a की पावर mn होती है। इकाई मैट्रिक्स पे कितनी भी पावर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी मैट्रिक्स की पावर 0 करने पर आई आ जाता है, इकाई मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये हमारे नंबरों में जो रूल होते हैं सारे के सारे मैट्रिक्सों में भी वही होते हैं। जैसे हमारे नंबर पे किसी की पावर 0 करते हैं तो 1 आ जाता है, वैसे यहाँ पे भी किसी मैट्रिक्स की पावर 0 करोगे तो वो आई आ जाएगा, ठीक है।
तो बेसिक पावर रूल है। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। ए की पावर 100 करने पर क्या आएगा? अगर टफ क्वेश्चन, वो शिव कह रहा है, वो शिव ऐसे ही मैसेज करता रहता है, वो टाइम पास करता रहता है, वो यूं ही मैसेज करता रहता है। कभी तो उसको जोड़ी समझ में नहीं आ रहा होता, कभी वो टफ क्वेश्चन मांगने लग जाता है। क्या करें भाई, वो बंदा ही कमाल का है। कभी तो उसको जोड़ ही नहीं समझ में आ रहा होता, कभी कहता टफ लाइए, कभी कह रहा जोड़ को एक बार दोबारा बता दीजिए। बात है, बड़े कमाल कमाल के बच्चे मिलते हैं यार, बड़े अद्भुत अद्भुत चमत्कारी बच्चे मिलते हैं। ये ऑनलाइन में होता है ना, ऑनलाइन में होता है तो बड़े तरीके तरीके की चीजें लेके आते हैं, ये लाओ। देखो मैं एक भी सवाल, ये सारे परीक्षा के आए हुए सवाल है, अगर आपको बहुत इजी लग रहा है तो अब तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको ये बहुत इजी लग रहा है, ये पेपर के सवाल है, ये पेपर के ही सवाल है, पेपर के ही सवाल उठा के लाओ। एक भी सवाल जो ऐसा नहीं है जो पेपर में नहीं आया हुआ, ये पेपर के सवाल है। इतना इजी आपको लग रहे हैं, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ ये भगवान जाने। तो ज्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट मत करिए। ओवर एस्टिमेशन या ओवर कॉन्फिडेंट होना फेल होने का एक कारण ये भी होता है। ज्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट करना फेल होने का एक बड़ा कारण ये भी होता है। ये सारे सवाल पेपर के हैं, ठीक है। तो ज्यादा टफ लाके करने का क्या मतलब, ज्यादा टफ ही करना है तो आईआईटी की बुक उठा लीजिए कोई भी। अगर आपको बहुत टफ चाहिए तो आईआईटी की किताब उठा लीजिए। मैं तो परीक्षा के करीब वाले सवाल ही लाऊंगा ना, जो परीक्षा में पूछे गए हैं या परीक्षा में जो पूछे जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग ही सवाल लाऊंगा। आपको इजी लगता है तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है ना। तो बड़ी बात है, फालतू की बातें डिस्टर्ब मत करिए। जी ना टफ लाने हैं ना इजी लाने, मुझे वो लाने जो पेपर के करीब है, जैसा कि पेपर आता है, जैसा पेपर आता है, ठीक है। और सवाल निकालने हैं तो मैंने आपको कह दिया, एक्स्ट्रा सवाल चाहिए तो संस्कृत वाले में जाइए, संस्कृत एक्सप्रेस में, वहां खूब सारे सवाल कराएं। लेकिन देखिए परीक्षा का एक, हर परीक्षा का एक पैमाना होता है, आप उसी के आसपास की चीजें ही कराएंगे, आप उसी के आसपास की चीजें कराएंगे। तो हमारी जो परीक्षा है उसके करीब के जो सवाल है मैं वो करवा रहा हूँ। अब अगर आपको इजी लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी मेहनत रंग ला रही है, आपको इजी लग रहा है। अगर किसी को टफ लग रहा है तो भैया तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करो। जिसको इजी लग रहा है उसको मेरी तरफ से अग्रिम बधाइयां सिलेक्शन की। और जिस जो समझदार है उसे ना टफ लग रहे हैं ना इजी लग रहे हैं, उसे लग रहे हैं सवाल है, यही सवाल है, इसी टाइप के आते हैं, इसी टाइप के मुझे निकालने, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो ये भैया ओमेगा है, ये ओमेगा है, ये भाई साहब ओमेगा स्क्वायर है। चाहो इसको भी ओमेगा नाम, इसको ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ऐसा कोई प्रतिबंधित नहीं है कि ये ओमेगा है वो ओमेगा स्क्वायर है। एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है। तो ये आ गया 1, ये हो गया। अब ए स्क्वायर, क्योंकि 100 पावर तक जाना है तो पहले 2 पावर तो करें, 100 पावर तक जाने से पहले 2 पावर तो करें। वन प्लस ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया आपका 1 प्लस ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है तो ये बन गया 2। और ये कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो ही गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया, और ये 2 ओमेगा हो गया, और ये आपका ओमेगा क्यूब का मान 2 हो गया। ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, आपकी सेम मैट्रिक्स वापस आ गई 2a, आपकी सेम मैट्रिक्स जो है ना वो वापस आ गई, ठीक है।
अब चलते हैं आगे, 3 पावर निकालने पे आते हैं। ए स्क्वायर का मान 2a रख सकते हैं, 2a गुणा a, ये क्या हो गया 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान फिर से 2a आ जाएगा, तो 2 इंटू 2a हो गया, तो ये 2 का स्क्वायर इंटू a आ गया। ए क्यूब बराबर आया 2 का स्क्वायर इंटू a। अब a की पावर 4 निकाल के प्रमाणित कर लें कि भैया सही चल रहे हैं क्या। a की क्यूब इंटू a कर लो, a की क्यूब का मान 2 की पावर 2 इंटू a इंटू a, ये आ गया 2 का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। a स्क्वायर का मान 2 की पावर 3, तो 4 पावर जब आती है तो 3 पावर आती है। इसी का मतलब अगर 100 निकालेंगे तो वहां पर 99 पावर आएगी, 2 की पावर 99 इंटू ए, 2 की पावर 99 इंटू ए, ये आपका आंसर होगा। अच्छा वो 2 मैं 2 भूल गया ना, ये वाले 2 की जगह मैंने वहां पे 1 ले लिया। ओ, इस दुए ने कोई गड़बड़ करेगा क्या, लगता तो नहीं है ये दुआ कुछ गड़बड़ करेगा। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, और 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। अरे यार 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा स्क्वायर, नहीं ये क्वेश्चन है वो मिस्टेक है, फिर यहाँ पे ही गलती है, यहाँ करेक्शन है ना कि वहां करेक्शन है, इसे सही करना पड़ेगा। टाइपिंग मिस्टेक है हमारी साइड से। ये सब सही है, बस वो ऑप्शन में वो टाइपिंग में वही गलती होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल, अभी आप क्लास में हैं, इस बात का प्रमाण है कि आपको कोर्स मिल गया है। आप क्लास में हैं, इस बात का प्रमाण है कि आपको कोर्स मिल गया है, वरना आप क्लास में ही कैसे आते। नहीं, बस टॉपिक पूरा हो जाए फिर छोड़ देंगे। एग्जैक्टली टाइम का तो कह नहीं सकते, पहली क्लास है तो शायद थोड़ा बहुत ज्यादा भी चल सकते हैं हम लोग। इसे खोला, इसे खोला, अच्छी बात है इकाई मैट्रिक्स है, और इकाई मैट्रिक्स के साथ क्रम विनिमयता लागू होती है। इकाई मैट्रिक्स के साथ क्रम विनिमयता लागू होती है, और इकाई मैट्रिक्स ने बचा लिया। अगर इकाई मैट्रिक्स की जगह कोई बी मैट्रिक्स होती तो ये बात सच ना होती कि ए आई बराबर आई ए बराबर ए। इकाई मैट्रिक्स होने की वजह से ये बात, ये जो क्रम विनिमयता है वो लागू होती है, और क्रम विनिमयता लागू होने की वजह से हम विस्तार कर पाते हैं।
3a² से 3a² कट गया, i से आपका i कट गया, a³ जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं, a² इंटू a लिख सकते हैं, a³ मिलके 2a³ हो गए, 2a³ को a² इंटू a लिख दिया, ये हो गया आपका 6a, और 6a में से 7a गया, वो घटाई दो साथ में, तो ये माइनस का a हो गया। a² की जगह i लिख देंगे, a² की जगह i लिखते ये 2a हो गया, 2a माइनस a बराबर a। ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल, अगली बात, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सममित और विषम सममित, इसके रिजल्ट याद कर लेना, काफी सारे रिजल्ट है, काफी सारे रिजल्ट है, भरा पड़ा है पूरा पेज, भयंकर रिजल्ट है, खूब सारे रिजल्ट है सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के बारे में। शुरू करें ऊपर से, कोई भी वर्गाकार मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स वर्गाकार है तो उसको ट्रांसपोज को अगर उससे जोड़ दिया जाए, उसके ट्रांसपोज को उससे गुणा कर दिया जाए तो मैट्रिक्स सममित आती है। सममित मैट्रिक्स होती कौन सी है, सममित मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें ए बराबर हो ए का ट्रांसपोज, अगर ट्रांसपोज करने के बाद पंक्तियों को स्तंभ बनाने के बाद मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या फिर अवयव के आपस में रोल नंबर चेंज कर दे, आई जे बराबर जे आई कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 2 3 को 3 2 कर दे, 1 3 को 3 1 कर दे, अगर आई जे को बदल दें, रोल नंबर चेंज कर दें तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी होती है, जिसमें ए का ट्रांसपोज करने पर वापस वही मैट्रिक्स आती है, विद माइनस आती है, उसको विषम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स, ठीक है। अब पहली शर्त है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स जोड़ दी जाती है तो वो वापस से सममित आती है, गुणा कर दी जाती है तो भी सममित आती है, लेकिन घटा दी जाती है तो विषम सममित आती है, ठीक है। उसके बाद में अगर किसी मैट्रिक्स कोई सममित है, उसको माइनस से गुणा कर दिया या के से गुणा कर दिया या उसका ट्रांसपोज कर दिया या फिर उसकी पावर कर दी या उसका इनवर्स निकाल दिया या उसे बी के ट्रांसपोज इंटू ए गुणा बी कर दिया तो भी सममिति बनी रहती है, जैसी सममित है वैसी की वैसी ही रहेगी। हाँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी सममिति नहीं जाती है, सोच के देखो कितना कमाल है। आप माइनस से गुणा कर दो तब भी सममित मैट्रिक्स ही वापस आएगी, आप के से गुणा कर दो, ट्रांसपोज कर दो, पावर कर दो, ठीक है, इनवर्स निकाल दो, बी कोई मैट्रिक्स है, बी का ट्रांसपोज ए इंटू बी कर दो, उसकी सममिति बनी रहेगी, सममिति मैट्रिक्स वापस बनेगी, तो कमाल रिजल्ट है। विषम सममित के लिए भी कुछ ऐसा ही रोल है, ए की अगर कोई विषम सममित मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये रिजल्ट याद रखिएगा, ए अगर विषम सममित मैट्रिक्स है तो ए की पावर सम करने के बाद विषम सममित सममित में कन्वर्ट हो जाती है। अगर कोई मैट्रिक्स है और उसकी पावर सम कर देते हो आप, उसकी पावर अगर सम कर देते हो, विषम सममित मैट्रिक्स की पावर सम करने के बाद जो मैट्रिक्स आती है वो सममित बन जाती है, विषम सममित चेंज होके सममित बन जाती है। हाँ, लेकिन अगर विषम पावर कर रहे हो तो विषम सममित मैट्रिक्स विषम सममित ही बनी रहेगी। गुणा करने पर, किसी संख्या से गुणा करने पर विषम सममित रहती है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी करने पर विषम सममित रहती है। अगर ए और बी दो सममित मैट्रिक्स है तो उनको जोड़ने पर, घटाने पर, ए बी प्लस बी ए करने पर जो मैट्रिक्स होती है वो सममित होती है, ए बी माइनस बी ए करने पर विषम सममित होती है। ए बी अगर सममित मैट्रिक्स होगी, अगर ए बी एक सममित मैट्रिक्स है तो ए बी बराबर बी ए होगा। विषम सममित मैट्रिक्स, अगर ए और बी दो विषम सममित मैट्रिक्स है, इनको बार बार दोहराइएगा, रिव्यू करिएगा, ठीक है। ये किसी मैट्रिक्स को सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है ना। ये रिजल्ट तो मोटा मोटी आपको पता होंगे, एक बार इनको दोहरा लीजिएगा। अगर ए कोई विषम सममित मैट्रिक्स है, सी एक स्तंभ मैट्रिक्स है, तो सी का ट्रांसपोज इंटू ए की कोटि 1, तो ये शून्य अवयव होगा। अगर इसकी कोटि 1 है तो ये शून्य मैट्रिक्स होगा। ये बहुत सारे रिजल्ट है, इनको एक बार आप दोहराएंगे तो मोटा मोटी तो आपको पता भी होंगे, दोहराओगे तो हो जाएगा। कुछ खास बातें और है जो मैं बता देता हूं। एक तो होता है जो विषम सममित मैट्रिक्स होती है, अगर विषम सममित मैट्रिक्स यहाँ पे काम का रिजल्ट है, उसको आप जरूर अटैच कर लो कि अगर कोई विषम सममित मैट्रिक्स ए विषम सममित है तथा उसकी कोटि सम है,
उसका क्रम जो है वो सम संख्या है, मतलब 2 गुणा 2 की है, 3 गुणा 3 की है, क्रम जो है वो सम संख्या है। मतलब जैसे 2/2, 3/3, 4/4 है ना, 2/2, 4/4, 6/6, 8/8, अगर ऐसी है तो फिर उसके सारणिक का मान 0 होना जरूरी नहीं है, उसके सारणिक का मान 0 होना जरूरी नहीं है। लेकिन यदि उसका क्रम विषम संख्या है, मतलब 3 गुणा 3 है, 5 गुणा 5 है, अगर ऐसी है तो उसके सारणिक का मान 0 होगा। विषम सममित की ट्रेस हमेशा शून्य होती है, विषम सममित मैट्रिक्स की ट्रेस हमेशा 0 होती है, विषम सममित मैट्रिक्स की ट्रेस हमेशा 0 होती है, क्योंकि हर विषम सममित मैट्रिक्स का विकर्ण हमेशा 0 होता है, चाहे बाकी कुछ भी कुछ हो, विकर्ण हमेशा 0 होता है। विषम सममित मैट्रिक्स का विकर्ण हमेशा 0 होता है, विषम सममित की ट्रेस हमेशा 0 होती है। विषम सममित मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सम संख्या है तो उसके सारणी का मान 0 नहीं रहता। अगर क्रम विषम संख्या है, मतलब 3 गुणा 3 है, 5 गुणा 5 है, तो उसके सारणी का मान 0 होगा। तो ये कुछ बातें जो काम आती है, कई बार सत्य असत्य में पूछ लेते हैं। चलो, ये मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स है, एक्स का मान बताओ। ये मैट्रिक्स सममित है, एक्स का मान बताइए। ये मैट्रिक्स सममित है, एक्स का मान बताइए। हाँ, ये जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ में आपको भी क्लास हो जाती है, उसके बाद में पीडीएफ अपलोड करा दूंगा आपके कोर्स के अंदर। इस पीडीएफ को दोहराइए, 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 बार बार इसको देखिए। छोटी पीडीएफ है, क्योंकि समझा दूंगा तो और छोटी हो जाएगी, है ना, समझा दूंगा तो थोड़ी और छोटी हो जाएगी, तो फटाफट आपको 5 मिनट लगेंगे सारी को दोहराने में। तो बार बार 5-5 मिनट दे दे के दोहराते रहिए, बेहतर होते रहिए। तो ये सममित मैट्रिक्स है, यानी ए बराबर ए का ट्रांसपोज, ए बराबर ए का ट्रांसपोज। एक अच्छी बात आप जानते भी है, जब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो उसका अवयव जो A12 है और A21 बराबर होता है नहीं होता? क्योंकि जब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, जब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो Aij बराबर होता है Ji। तो A12 वाला ही 21 वाला है, ये दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे तो x+2 बराबर हो गया 2x - 3। x को एक तरफ ले आओ, संख्याओं को एक तरफ कर लो, x बराबर 5 आ गया। तो इस नियम से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, ए बराबर ए का ट्रांसपोज, ए बराबर ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज कर लो, फिर तुलना कर लो, एक्स का मान निकाल लो, उससे भी निकल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा अवयव वाला जो रूप है ना, इससे जल्दी हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है ना, जल्दी का और धीमे का फर्क है। इससे करोगे तो इससे भी आना तो वही है, 4x+2। अच्छा, लिखने का जो टाइम बर्बाद होगा वो हो जाएगा। अब ये ए ले ली, ये ए का ट्रांसपोज ले लिया, दोनों की तुलना कर लो, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अगला उसी क्वेश्चन पे आंसर दो। ए और बी समान क्रम की सममित मैट्रिक्स है, बताओ ए बी माइनस बी ए क्या आएगा? ए बी माइनस बी ए क्या आएगा? नहीं, अगर विषम सममित मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सम है तो उसका सारणिक का मान 0 आना जरूरी नहीं है, उसके सारणिक का मान 0 आना जरूरी नहीं है। ये बड़ा डिफरेंस रहता है। बच्चों को लगता है कि सारणिक विषम सममित मैट्रिक्स है तो उसके सारणिक का मान हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 नहीं होता। केवल तभी 0 होता है जब उसका ऑर्डर विषम हो। ए बी माइनस बी ए क्या होगा? अच्छा, इस सवाल में विषम सममित,
इस सवाल में बड़ी खास बात है, इस सवाल में बड़ी खास बात ये है कि ए बी माइनस बी ए जो है, देखो गौर करो, अभी पीछे वाले रिजल्टों में चलते हैं और एक कमाल की बात ए बी माइनस बी ए के साथ देखते हैं। ए बी माइनस बी ए को देखिए, मैं अंडरलाइन करता हूं और देखिए ए बी माइनस बी ए को। ए बी माइनस बी ए का नाम यहां पे भी आया है, देखो ए बी माइनस बी ए क्या है, विषम सममित। कब कब अगर ए और बी विषम सममित है तो भी ए बी माइनस बी ए विषम सममित ही होता है, और ए और बी अगर सममित होते हैं तो भी ए बी माइनस बी ए विषम सममित होता है। बताओ, ये ए बी माइनस बी ए हमेशा विषम सममित ही होता है। अगर ए और बी अगर सममित है तो भी ए बी माइनस बी ए विषम सममित होता है, और अगर ए और बी विषम सममित होते हैं तो भी ए बी माइनस बी ए विषम सममित होता है। ये हमेशा एक ही रहता है, ए बी माइनस बी ए विषम सममित ही रहता है। ए और बी चाहे सममित हो चाहे विषम सममित हो। ये बड़ा काम का रिजल्ट है, ये बड़ा छुपा हुआ रिजल्ट है कि ए बी माइनस बी ए हमेशा उसी प्रकृति का रहता है। ऐसे ही ए बी प्लस बी ए को देखिए, ए बी प्लस बी ए सममित है, यहाँ पे भी देखिए ए बी प्लस बी ए सममित है। ए बी प्लस बी ए सममित ही रहता है, चाहे ए और बी सममित हो चाहे विषम सममित हो, चाहे ये दोनों सममित हो चाहे मत हो। ये हमेशा ए बी माइनस बी ए हमेशा विषम सममित रहता है, ए बी प्लस बी ए हमेशा सममित रहता है। ए और बी चाहे सममित हो चाहे विषम सममित हो। तो ये काम का रिजल्ट है जो इसके अंदर छुपा हुआ है, इसमें डिटेल में देखो तो ये बात निकल के आएगी। ए बी सममित या विषम सममित, ए बी सममित या विषम सममित, कुछ भी हो, इन दोनों में से चाहे दोनों सममित हो चाहे दोनों विषम सममित हो, ए बी प्लस बी ए सममित ही होता है और ए बी माइनस बी ए विषम सममित ही होता है। प्रूफ करके देख सकते हो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा आव्यूह सममित नहीं है? अगर एक वर्गाकार मैट्रिक्स है तो निम्न में से कौन ऐसा है जो सिमेट्रिक नहीं है? कौन ऐसा है जो सिमेट्रिक नहीं है? कोई भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज को जोड़ने पर सममित ही आता है, गुणा करने के बाद भी सममित ही आता है, लेकिन घटाने के बाद सममित नहीं बल्कि विषम सममित आता है। जोड़ने पर सममित आता है, घटाने पर विषम सममित आता है। जोड़ने पर सममित और घटाने पर विषम सममित आता है। अगला, चलो फटाफट, अगला है स्पेशल मैट्रिक्स। कुछ स्पेशल मैट्रिक्स से मिलते हैं। स्पेशल मैट्रिक्स, खास मैट्रिक्स, दुर्लभ मैट्रिक्स है। सबसे पहले हर्मिशियन विषम हर्मिशियन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हर्मिशियन विषम हर्मिशियन, हर्मिशियन मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ए स्टार बराबर होता है ए, इसे हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें ए स्टार बराबर होता है माइनस ए, सममित और विषम सममित की तरह। ये ए स्टार क्या है? ए स्टार का मतलब होता है ए का संयुग्मी निकालो, मतलब आयटा का, जहां पे भी आयटा है वहां चिन्ह बदल दो और फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। इसे संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। संयुग्मी मतलब कॉन्जुगेट, परिमित उसके बाद में परिवर्त यानी ट्रांसपोज। फिर आती है लांबिक मैट्रिक्स। लांबिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिनको उन्हीं के ट्रांसपोज से गुणा करने पर इकाई मैट्रिक्स आती है। इनके सारणिक का मान प्लस माइनस 1 होता है। इनके सारणिक का मान प्लस माइनस 1 होता है। इनके सारणिक का मान प्लस माइनस 1 होता है। फिर होती है वर्ग सम, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स वो होती है जिनमें ए का स्क्वायर बराबर ए होता है। ए का स्क्वायर बराबर ए होता है।
इनके सारणिक का मान या तो 0 आता है या 1 आता है। अंतर्वलनीय मैट्रिक्स, अगर स्क्वायर करने पर इकाई मैट्रिक्स आती है तो इसे अंतर्वलनीय मैट्रिक्स कहते हैं। ए स्क्वायर बराबर आई, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। आवर्ती मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स, अगर एक पावर करने के बाद सेम मैट्रिक्स वापस आ जाती है तो उसे आवर्ती मैट्रिक्स कहते हैं। एक पावर के बाद वापस से रिपीट हो जाए। शून्य भावी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जो किसी पावर पे जाके जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। आप उस पर पावर करते जाएंगे, एक पावर पे वो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसी मैट्रिक्स को निल पोटेंट या शून्य भावी मैट्रिक्स कहते हैं। नाम काफी कुछ कह रहे हैं इनके बारे में। शून्य भावी जो शून्य हो जाएगी, आप गुणा करते जाओ, एक नंबर पे जाके वो जीरो हो जाएगी। आवर्ती मैट्रिक्स जो आवर्ती करेगी वापस आ जाएगी। आप पावर करते जाएंगे वापस ए आ जाएगी, सेम मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। वर्ग सम, वर्ग करने के बाद भी समान रहती है, वर्ग सम। अंतर्वलनीय, ए स्क्वायर बराबर आई। और बाकी ये सारी खास हो गई। ये स्पेशल मैट्रिक्स है। इनसे जुड़ा हुआ कई बार सवाल पूछता है कि ये मैट्रिक्स कौन से प्रकार की है, ये मैट्रिक्स कौन से प्रकार की है। तो पहले आपको पता हो कि कौन सा किस प्रकार की मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, बढ़ जाओ आगे चलो। अब आ जाते हैं एडजॉइंट के ऊपर। एडजॉइंट बड़ा खास है, बड़ा दुर्लभ है। सारी प्रॉपर्टीज में एक साथ ले आया, सारी प्रॉपर्टीज एक साथ ले आया, क्योंकि एडजॉइंट बड़ा प्यार है, बड़ा प्रेमी है। क्योंकि एडजॉइंट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। देखो भरा पड़ा है, पूरा पेज भरा पड़ा है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज एडजॉइंट के अंदर होती है। तो एडजॉइंट यानी सहखंडज। सहखंडज कैसे निकालते हैं? सबके सहखंड निकालो, ट्रांसपोज करो, सहखंड बन गया। वो आप बेसिक वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। एडजॉइंट, एडजॉइंट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी, इतनी सारी। इससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। ए स्टार का मतलब संयुग्मी परिवर्तन, बताया था ना अभी, ऊपर लिखा था मैंने। ये देखो, ये रहा। देखिए, अगर इन चीजों से इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, अगर यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको अपना बेसिक लेक्चर्स जो भी है वो आपको जाके देखना होगा, वो देखना होगा। क्योंकि यहाँ पे रिवीजन बैच है तो मैं आपको बहुत डिटेल में बातें नहीं कर सकता। क्योंकि आप सोचिए, जब एक लेक्चर में एक टॉपिक पूरा करना है तो आप बहुत डिटेल में बातें नहीं कर सकते। तो कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है, कोई चीज अटक जाती है, तो वो ये इशारा करती है कि जाइए अपने बेसिक लेक्चर में जाके समझिए कि स्टार क्या था, वहां क्या पढ़ाया गया था, क्या बताया गया था। तो वहां से आपको पूर्ति करना है। ठीक है, आओ, ये है आपकी एडजॉइंट मैट्रिक्स। पहला रूल, अगर किसी मैट्रिक्स को अपने एडजॉइंट से गुणा किया जाए तो वो इकाई मैट्रिक्स इंटू ए की सारणिक के बराबर होता है। एडजॉइंट ए के सारणिक का मान, किसी भी एडजॉइंट ए के सारणिक का मान ए की सारणिक की पावर n-1 के बराबर होता है। अगर एडजॉइंट का एडजॉइंट निकालो और फिर सारणिक का मान निकालो, पहले एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए करो, दो बार एडजॉइंट करो, तो वो ए इंटू ए की सारणिक की पावर n-2 के बराबर होता है। एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ए करो, फिर सारणिक का मान निकालो, तो वो ए की सारणिक की पावर n-1 की होल स्क्वायर के बराबर होता है। ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट उसके एडजॉइंट के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ए बी का एडजॉइंट बराबर होता है बी का एडजॉइंट गुना ए का एडजॉइंट। किसी की पावर करके एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट निकाल के पावर करो, बराबर होता है। किसी मैट्रिक्स को k से गुणा करके एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट निकालकर k की पावर n-1 से गुणा करो, बराबर होता है। ये याद रखने वाले तथ्य हैं। इकाई मैट्रिक्स का एडजॉइंट इकाई मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट जीरो मैट्रिक्स होता है। अगर ए कोई सममित मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी सममित होगा। अगर ए कोई विकर्ण मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी विकर्ण मैट्रिक्स होगा। अगर कोई त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होगा। अगर ए कोई अवित्क्रमणीय, मतलब ए की सारणिक का मान 0 है, तो एडजॉइंट की सारणिक का मान भी 0 होगा। ढेर सारे रूल है, इतने सारे रूल है। इनके रट्टे मारो, दबा के रट्टे मारो, एक पूछे जाने की संभावना रहती है। क्योंकि बहुत नियम ना, बहुत सारे नियम है, तो जगह है, फायदा उठाओ उसका। आ जाओ, इनवर्स के लिए भी रूल बुक करते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी कोई मैट्रिक्स ए जिससे किसी दूसरी मैट्रिक्स बी से गुणा करने के बाद
ए कोई वर्गाकार मैट्रिक्स है, बी भी उसी क्रम की वर्गाकार मैट्रिक्स है, दोनों की गुणा करने पर इकाई मैट्रिक्स आ रहा है, तो बी जो है वो ए की इनवर्स मैट्रिक्स कहलाती है, बी ए की इनवर्स मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, आ जाओ। पहला, ए इनवर्स का इनवर्स वापस ए हो जाता है, किसी का ट्रांसपोज लेके इनवर्स निकालो या इनवर्स लेके ट्रांसपोज निकालो बराबर होता है। ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। ए की पावर के करके इनवर्स निकालो या इनवर्स निकाल कर के पावर करो बराबर होता है। किसी इनवर्स का एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट का इनवर्स निकालो बराबर होता है। ए के इनवर्स के सारणिक का मान निकाल लो या सारणिक के मान का इनवर्स निकालो बराबर होता है। विकर्ण मैट्रिक्स अगर है तो विकर्ण मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो वो सारे अवयवों को पलट दो, विकर्ण का इनवर्स बन जाएगा। ए अगर सममित है तो उसका इनवर्स भी सममित होगा, ए विकर्ण मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी विकर्ण मैट्रिक्स होगा, ए अदिश मैट्रिक्स है तो उसका विकर्ण भी अदिश मैट्रिक्स होगा, ए त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स भी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होगा। अगर ए विकर्णीय मैट्रिक्स है तो उसका यूनिवर्स हमेशा इकलौता होगा, हर मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होता है। हाँ, कितना सारे रूल है भाई, भयंकर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर a प्लस बी बराबर a माइनस बी है, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है, तो ए बी इनवर्स का स्क्वायर किसके बराबर होगा? कंफ्यूजन तो होगा ही होगा, बार बार दोहराओगे तो कंफ्यूजन कम होता चला जाएगा, बार बार दोहराओगे तो ठीक हो जाएगा। तो पहले तो ये देखो कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे नतीजा आ जाएगा ए बी बराबर है बी ए बी बराबर बी आ जाएगा। तो ए बी इनवर्स का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा ए बी ए इनवर्स इंटू ए बी ए इनवर्स। साचर्यता का इस्तेमाल करके इन दोनों को साथ में रख लिया, ये तो कट गए, ए से ए इनवर्स कट गया, ए बी जो है ए बी को बी ए लिख सकते हैं, ए बी को बी ए लिख दिया, ठीक है। फिर यहां पर बी, बीच वाले ए और बी को साथ में रख लिया, ए इनवर्स, ए बी को बी ए लिख सकते हैं, ए इनवर्स ए कट गया, बी स्क्वायर आ गया। ये बी स्क्वायर आ गया। लॉ ऑफ कैंसिलेशन, लॉ ऑफ कैंसिलेशन, मैट्रिक्सों में अगर आपको लॉ ऑफ कैंसिलेशन लगाना है, अगर आपको लॉ ऑफ कैंसिलेशन लगाना है तो लगा सकते हो, अगर आप लॉ ऑफ कैंसिलेशन लगाना चाहें तो लगा सकते हो, शर्त है, शर्त के साथ लगा सकते हो। अगर एक ही सारणिक का मान 0 नहीं है, एक की सारणिक का मान 0 नहीं है मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है, और ए इनवर्स का अस्तित्व है तो आप काट सकते हैं, बी बराबर सी कर सकते हैं। यानी लॉ ऑफ कैंसिलेशन काम करेगा लेकिन इनवर्स मैट्रिक्स के लिए। अगर जिस मैट्रिक्स जिस ए को काट रहे हैं अगर वो इनवर्स मैट्रिक्स है मतलब उसके सारणिक का मान 0 नहीं है तो आप कैंसिलेशन का नियम लगा सकते हो। लॉ ऑफ कैंसिलेशन होल्ड करेगा शर्तों के साथ। शर्त क्या है? जिसे काट रहे हो उसके सारणिक का मान 0 नहीं होना चाहिए, जिसे काट रहे हो अगर उसके सारणिक का मान 0 नहीं है तो आप कट कट खेल सकते हो। जैसे ये वाला एग्जांपल, इससे ए बी बराबर 0 है तो कौन सी बात सच है? ए बी बराबर 0 है, कौन सी बात सच है?
शाबाश, ट्रैप में मत आओ, ट्रैप में मत आओ। जवाब है इनमें से कोई नहीं। कोई गारंटी नहीं ले सकता कि कौन सा सच है, क्योंकि ए बी जीरो आया तो कुछ भी जीरो आ सकता है। ए बी जीरो आया तो कुछ भी जीरो आ सकता है। हो सकता है ए जीरो आ जाए, हो सकता है बी जीरो आ जाए, हो सकता है ए और बी दोनों जीरो आ जाए, हो सकता है दोनों जीरो नहीं आए। सब कुछ संभव है, मैट्रिक्सों में सब संभव है। मैट्रिक्सों में अगर ए बी की गुणा जीरो आई है तो चारों संभावनाएं संभव है। चारों चारों कौन सी? ए जीरो बी नहीं, बी जीरो ए नहीं, ए और बी दोनों जीरो, ए और बी दोनों जीरो नहीं। कुछ भी हो सकता है इसमें, कुछ भी। इसमें जीरो आने का कोई अर्थ नहीं है। मैट्रिक्सों में अगर जीरो आ गया तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो कौन सा सच है? कोई सच नहीं है, सब सच है, कुछ भी हो सकता है, सबकी प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। मैट्रिक्सों में जीरो आना सीरियस मत लेना। मैट्रिक्सों में जीरो हर तरीके से आ सकता है। बिना जीरो से भी जीरो आ सकता है, एक बंदे के जीरो होने से भी जीरो आ सकता है, दोनों के जीरो होने से भी जीरो आ सकता है, बिना जीरो के भी जीरो आ सकता है। मतलब जीरो कहीं से भी आ सकता है यहाँ पे। तो इससे कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। मैट्रिक्स का अवकलन, अगर आप मैट्रिक्स का अवकलन करते हैं तो मैट्रिक्स का अवकलन जो है वो गुणा के नियम से होता है। जिस तरीके से आप पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तीन पंक्ति हैं, अगर आपको अवकलन करना पड़े तो किसी एक पंक्ति का एक बार में अवकलन होगा, दो पंक्तियां रेस्ट करेगी, फिर दूसरी का होगा, पहली और तीसरी रेस्ट करेगी, फिर तीसरी का करोगे तो पहली और दूसरी रेस्ट करेगी। इस तरीके से एक बार में एक पंक्ति का अवकलन पूरा होता है। और ये अवकलन तक ही नहीं बल्कि समाकलन पे भी यही नियम लागू होता है। अगर हमें किसी मैट्रिक्स का समाकलन करना पड़ जाए तो भी वो भी ऐसे ही होगा, एक बार में एक पंक्ति का समाकलन होगा, बाकी दो पंक्तियां रेस्ट करेगी, जैसे गुणा के नियम में होता है। ठीक है, चलो ए बी बराबर बी है, बी ए बराबर ए है, तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा? वह सब होने वाला है, 2 मिनट और दीजिए, खत्म हो गया बस। जल्दी से बता दो, ये एक सवाल है, यही है बस। ए बी बराबर बी, और 2 घंटे हो गए, भगवान 2 घंटे हो गए। मैंने कहा था ना जानलेवा होगी, मैंने पहले कहा था जानलेवा होंगी क्लासेस। ये 2 महीने जब चलेगा ना तो आपकी जान भी निकाल देगा और मेरी भी निकाल देगा, दोनों के लिए ही ये दुखदाई है। लेकिन बस ठीक है, अंतिम अंत भला तो सब भला है ना। मेरा भी वजन 3-4 किलो कम हो जाएगा, पक्का है। जब तक क्लासेस खत्म होंगी है तो मेरा भी 3-4 किलो कम हो जाएगा और आपका भी 3-4 किलो कम हो जाएगा। बस परिणाम अच्छा आ जाए तो और भी अच्छा है। ए बी बराबर बी, बी ए बराबर ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालें। यार इसकी ट्रिक होती है, इसकी एक ट्रिक रहती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? ये ए प्लस बी उत्तर आता है इसका, है ना, यही आता है ना, इतना सा याद है मुझे। ए प्लस बी आता है ना इसका उत्तर, हाँ ठीक है, ए प्लस बी आता है इसका, क्योंकि ये आपस में मान मून रख के ए स्क्वायर ए बन जाता है, बी स्क्वायर बी बन जाता है। अभी प्रैक्टिस करोगे याद रहने लग जाएगा। तो ए बी बराबर बी है ना, ए बी बराबर बी है, तो हम क्या करेंगे, ए की जगह ये वाला मान रख देंगे, ए की जगह बी ए रखने पर बराबर बी आ गया। फिर ये बी हो गया, ये ए बी की जगह थोड़ी बहुत कलाकारी करनी होती है, ये ए बी आ गया, ए बी की जगह बी लिख देंगे, ये बी हो गया, तो बी स्क्वायर बराबर बन गया बी। बस ये थोड़ा सा खिलवाड़ करना होता है, और बी स्क्वायर बी के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार ए स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह ए आ जाएगा, बी स्क्वायर की जगह बी आ जाएगा। बड़ा फेमस सवाल है ये, क्योंकि ये थोड़ा सा वो खेल करना पड़ता है ना, यहाँ पे इसका मान रखो और उसका रखो, तो थोड़ा सा बदल जाता है। हमने क्या किया, ए बी बराबर बी से शुरू किया, और फिर क्या किया, फिर ए का मान रखा, फिर जो ए का मान था वो इसमें डाल दिया, ए की जगह बी ए डाल दिया, फिर ये ए बी बन गया, ए बी की जगह वापस से बी डाल दिया, और ये बी स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर बराबर बी। ठीक है, बस चलिए इसी के साथ विराम देते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतनी देर बर्दाश्त करने के लिए। ये पीडीएफ आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, और शाम को फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर पढ़ते हैं। ठीक है।
हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी कोर्स में। अभी जो वीडियो पूरा होगा, वीडियो के साथ पीडीएफ दोनों साथ में अपलोड हो जाएगी। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से।